हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? पढ़ाई के अलावा तो सब ठीक है। रुचि, पक्का? अब सुनो, कल मतलब इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किए थे, इन्वेंट्रीज के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो वो आप पहले सुनना, उसके बाद में ये वाली क्लास देखना, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सारे ए टू जेड इलिस्ट्रेशंस और टीवाई के और आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इनका सीरियल नंबर कैसे है, पहले स्टडी मटेरियल के सारे क्या है, इलिस्ट्रेशन है, उसके बाद में क्या है, टीवाई के वाले, और उसके बाद में क्या है, आरटीपीज एमटीपीज और पास्ट ईयर के क्वेश्चन। तो हमें ये करने हैं, फटाफट से इलिस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं। सुरेखा लिमिटेड 3 प्रोडक्ट में डील कर रही है, पीक्यूआर, जिनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी दे रखी है आपको। कॉस्ट कितनी है, 38, 29 और 17, और एनआरवी कितनी है, 20, 42, 29 और 14। अब बताओ किस पर वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट को देख के डरना मत, हिस्टोरिकल वर्ड का कोई मतलब नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट एक ही बात होती है। कॉस्ट और एनआरवी का लोअर लेना होता है हमें इन्वेंट्री किस पर वैल्यू करनी है, कॉस्ट और एनआरवी का लोअर। तो कॉस्ट कितनी है, 38, और एनआरवी कितनी है, 42। तो लोअर क्या आ गया, 38। सेकंड वाले में दोनों इक्वल है तो क्या ले लिया, 29। थर्ड वाले में 14। तो इन तीनों का टोटल कर देना, तो इन्वेंट्री कितने पर वैल्यू होगी, 81 पर। और ये लाइन लिख देना कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और वो भी कैसे, आइटम बाय आइटम। आइटम बाय आइटम का मतलब पी का अलग, क्यू का अलग, आर का अलग, ऐसे नहीं कि टोटलिटी में करो, ठीक है? अब बच्चों हमें क्या करना है, ए टू जेड क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन ऐसे लाइन से नहीं करेंगे, फ्लो में नहीं होते इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन, तो करेंगे सारे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 11। इलिस्ट्रेशन 11 क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है फीफो बेसिस पर। ओपनिंग दे रखा है, फिर परचेज है, फिर इशू है, फिर परचेज है, फिर इशू है, फिर इशू है। तो ओपनिंग तो नील है मेरे पास, परचेज कितना किया, 100 एट द रेट ऑफ 30। ऊपर क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन दिस डेट, प्लस क्या लिखोगे, एंटिटी का नाम। तो पहले एंटिटी का नाम, फिर ये, और इधर क्या लिख देना, फीफो। मेन कॉलम क्या क्या बनेंगे, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। बोलो फटाफट से, पहला रिसीट, इशू, बैलेंस। रिसीट, इशू, बैलेंस। इसको रिसीट बोलते हैं, कुछ बच्चे रिसिप्ट्स बोलते हैं, रिसीट से, ठीक है? यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, सब कॉलम। डेट के अलावा, डेट का अलग कॉलम बनेगा, 3 मेन कॉलम है, इन तीनों में क्या बनेगा, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। डेट आप भर लोगे, ओपनिंग बैलेंस क्या है, नील। उसके बाद में 1 को परचेज किया, 100 एट द रेट ऑफ 30। परचेज किया मतलब रिसीट हुआ, तो 100 एट द रेट ऑफ 30, 3000 सेम किस में लिख दिया, वो बैलेंस में, एज इट इज किस में लिख दिया, बैलेंस में। फिर कितने इशू हो गए, 50। तो 50 इशू हो गए, तो फीफो चाहे लिफो अगर एक ही है तो इसी में से ही जाएगा। तो इसमें से कितने चले गए, 50। तो 50 एट द रेट ऑफ 30 चले गए, तो बैलेंस कितना रह गया, दिस 100 माइनस दिस 50, तो बैलेंस कितना रहेगा, 50 इंटू 30। फिर मेरे पास कितने आए, 200 एट द रेट ऑफ 40। अगेन ये किस में आ जाएगा, रिसीट्स में आ गया, 200 एट द रेट ऑफ 40। अब बच्चों बैलेंस लिखते समय क्या ध्यान रखना है, पहले पहले वाला। पहले कौन से वाला, पहले वाला। तो मेरे पास पिछला कितना बचा हुआ है, तो पहले ये 50 लिखूंगा, फिर जो 200 आगे वो लिखूंगा। तो बैलेंस कैसे लिखेगा, पहले 50 एट द रेट ऑफ 30 ये लिख दिया, फिर 200 एट द रेट ऑफ 40 अमाउंट आ जाएगी, ठीक है? पहले हमेशा कौन सा वाला लिखना है, पहले वाला। उसके बाद बताओ बच्चों, परचेज तो हो गया नलायक। उसके बाद में 100 इशू किया, 100 इशू किया तो किस में से जाएगा, फीफो है। तो पहले ये 50 वाला जाएगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ही क्या है, पहले वाला पहले। तो पहले ये 50 चला गया, अभी भी कितना और इशू करना बाकी है, टोटल इशू कितना था, 100। उसमें से 50 ये चला गया, 30 वाला। तो बैलेंस अभी भी कितना बचा हुआ, 100 माइनस 50। तो इसमें से कितना चला जाएगा, 50। ये किस रेट का है, 40। तो 50 इंटू 40 और चला गया। तो अब 200 में से 50 चला गया, तो बैलेंस कितना रहेगा, 150 एट द रेट ऑफ 40। फिर क्या हुआ, अगेन 100 इशू हो गए। तो 100 इशू हो गए, तो 100, 150 में से 100 चले गए आएंगे, किस रेट वाले, 40 वाले। तो बैलेंस कितना रह जाएगा, 50 इंटू 40। यह आपका बैलेंस आ गया, 50 एट द रेट 42,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद में इलिस्ट्रेशन 12 में क्या है, इलिस्ट्रेशन 11 वाली इंफॉर्मेशन यूज करो और क्या निकालो, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में बच्चों 3 बार बोलो मेरे साथ, रिसीट से रेट चेंज होगी, इशू से रेट चेंज नहीं होगी। रिसीट होने पर रेट चेंज होगी, इशू से रेट चेंज नहीं होगी, बोलो। तो रेट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इशू, रेट विल बी अफेक्टेड ओनली बाय रिसीट, ठीक है? अब नहीं बोला जाएगा तुमसे कोई बात। ओपनिंग बैलेंस कितने का है, नील। फिर 100 आई एट द रेट ऑफ 30, ये लिख दिया, 100 एट द रेट ऑफ 30, शॉर्ट। उसके बाद क्या हुआ, इश्यू कर दिया 50। अब 50 वेटेड एवरेज में एक ही टाइप का है, तो इसी में से जाएगा 50 एट द रेट ऑफ 30। अब 100 में से कितना चला गया, 50। तो बैलेंस कितना रह गया,
ये कैसे आया 100 माइनस 50, वैल्यू कैसे आएगी 3000 माइनस 1500, तो 1500। और नहीं तो सीधा देख लो 100 30 के हिसाब से थे, 50 30 के हिसाब से गए, तो बैलेंस भी कितना रहेगा 30 के हिसाब से रहेगा, 50 30 के हिसाब से। अब ध्यान से समझना, इसके बाद मेरे पास 200 आ गए एट द रेट ऑफ 40, कितने आ गए 200 एट द रेट ऑफ 40, ये भर लोगे। अब क्या भरोगे, रेट लास्ट में भरी जाएगी, पहले क्या भरी जाएगी क्वांटिटी और अमाउंट। तो क्वांटिटी पहले कितनी थी बच्चों 50, फिर कितनी आ गई 200, तो ये कितना हो गया 250। पहले क्या भरोगे क्वांटिटी और अमाउंट, 50 प्लस 250, ओहो 200, नालायक। अब 1500 पहले से था अमाउंट और 8000 और हो गया, तो ये 9500 कैसे आया 1500 प्लस 8000। अब रेट आएगी 95 डिवाइड बाय 250, तो रेट एंड में आएगी। और कब रेट चेंज होगी, रिसीट से या इशू से, ये रिसीट हुई तब चेंज होगी। तो पहले 50 का बैलेंस था, फिर 50 प्लस 200 कितना हो गया 250 हो गया, 1500 का बैलेंस था 8000 और हो गया, तो 9500 आ गया। रेट कैसे आया 95 डिवाइड बाय 250। अब 250 में से 100 जाएंगे तो किस रेट से जाएंगे, अब 38 से, तो 100 इंटू 38 चला गया, तो 250 में से कितना रह गया चला गया 100, तो रह कितना गया 150। अब एक तरीका तो है इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर दो, ये आ जाएगा। और नहीं तो रेट चेंज होनी नहीं है तो 38 से मल्टीप्लाई कर दो, इशू से रेट चेंज नहीं होती, तो सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो 38 से। तो अमाउंट निकालने का तरीका क्या है, दिस माइनस दिस, और 250 माइनस 100 निकाल ही लिया था 150, मल्टीप्लाई कर दो 38 से। अगेन 100 इशू हो गए, तो वो 150 में से गए 100 एट द रेट ऑफ 38, 38 तो बच कितना गया 50 एट द रेट ऑफ 38, कितना रह गया 1900। ठीक है, हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 19, इलिस्ट्रेशन 19। ये क्वेश्चन किसका है, स्टडी मटेरियल का नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा डिफरेंट है तो आपको करना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल में नहीं है ये क्वेश्चन। 15 को ओपनिंग इन्वेंट्री थी 100 एट द रेट ऑफ 50 वगैरह, परचेज सेल दे रखी है, इसको पढ़ लेंगे। मैन्युफैक्चरर ऑल्सो इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फ्रेट लगता है 300 का, अनलोडिंग चार्ज लगता है 150 का एट द टाइम ऑफ एवरी परचेज। हर परचेज वाले टाइम कितने रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं इसके 450 रुपए। हर परचेज में इसके कितने रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं 450। एक तो भाड़ा, और अनलोडिंग मतलब ट्रक में से गुड्स को अनलोड करना मतलब उतारना, उतारने के चार्जेस, लोड मतलब चढ़ाना और अनलोड मतलब उतारना। वेयर हाउस रेंट इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ये सीधा पीएनएल में जाएंगे। कोई भी एक्सपेंस जो पीएनएल में जाता है वो ट्रेडिंग में नहीं, और ट्रेडिंग में नहीं आता, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पीएनएल में जाता है तो ट्रेडिंग में नहीं आता, बट वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। वेयर हाउस का मतलब गोडाउन का स्टोरेज। फैक्ट्री रेंट होता है तो वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये दोनों क्या है बेमतलब के हैं, इसका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इफ कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज और फीफो। तो हमें इसका क्या इंपैक्ट होगा ये सीखना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, अदरवाइज होमवर्क दे देता। पहले से मेरे पास कितने हैं 100 एट द रेट ऑफ 15, तो ये बैलेंस लिखोगे पहले, बैलेंस ये रिसीट्स वाली जगह पर ही लिखता है 100 एट द रेट ऑफ 15, इसमें कोई डाउट। अब आगे बताओ, परचेज जो करी है ना मैंने वो कितने रुपए की पड़ गई 300 इंटू 18, प्लस मेरे हर बार कितने रुपए लगते हैं परचेज पे 450, तो पर यूनिट रेट आपको रिवाइज करके निकालनी पड़ेगी, 18 नहीं मानी, इतने रुपए लगे 300 के, तो ये कितना हो गया 1.5 रुपया एक्स्ट्रा हो गया 19.5, 450 रुपए कितनों पर लग गए 300 पर, तो 1.5 महंगा हो गया। नहीं तो इसको पूरे को सोल्व कर लो, तो 19.5 की परचेज माननी है ना कि 18 की। लोडिंग चार्जेस का और फ्रेट को क्या करना है, पहले ये टोटल एक्सपेंस इतना लगा, इतना तो सप्लायर को दिया और इतना एक्सपेंस और लगा, और डिवाइड किससे कर दो टोटल यूनिट से 300 से। तो ये रेट अब कितने से भरनी है आपको 19.5 से, तो 300 एट द रेट ऑफ 19.5, 5850। अब सिंस हम वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो पहले क्या भरेंगे यूनिट्स और अमाउंट, 100 प्लस 300 कितना हो गया 400, 100 प्लस 300 कितना हो गया 400, 1500 प्लस 5850, ये 5850 कैसे आया 300 इंटू 19.5, तो 5850, तो 1500 प्लस 5850 कितना आ गया 7350। तो बताओ सबसे पहले वेटेड एवरेज में क्या भरोगे 1 2, और 3 क्या आएगा 2/1। थर्ड रेट कब आएगी थर्ड स्टेप में, पहले भर दो यूनिट्स, ओपनिंग पहले वाली यूनिट प्लस 300, 400 हो गया, अमाउंट पहले वाली प्लस 5850, तो 7350 हो गया। और फिर क्या निकालो 7350 डिवाइड बाय 400, श्योर।
अब आगे इसने 250 इशू करी तो 400 में से 250 गई, किस रेट से जाएगी अब 18.375, ये वेल ये मल्टीप्लाई करके आ गया, बच कितना आ गया 150। अब सीधा 18.375 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट विल नॉट चेंज ड्यू टू इशू, रेट विल चेंज ओनली ड्यू टू रिसीट, समझ गए 150। तो ये 150 इस रेट से बच गई। अब आगे क्या हुआ, फिर परचेज हुई, अब परचेज होगी ना तो आपको वापस से रेट निकालनी पड़ेगी, दूसरी परचेज की रेट कैसे आएगी 500 इंटू 21 प्लस 450 ही लगेगा डिवाइड बाय 500। सर ये इशू वाले टाइम नहीं लगता, नहीं, ये किसने लिखा हुआ है ओनली एट द टाइम ऑफ परचेज, तो ये रेट कितनी आ गई 21.9। तो अब 500 किस रेट से आया 21.9 से 10,950। अब कैसे भरोगे 2756.25 प्लस 10,950 13,708। रुचि कुछ कह रहे हो क्या 21.9 ही तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, 521.9 से आई है, एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, ये रुचि ने वीडियो बंद कर दिया था, पागल है ये। 500 इंटू 21 प्लस 450 डिवाइड बाय 500 कितना आया 21.9 आया था, ठीक है। अब ये कह रही है कि यहाँ 21.09 गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, सुनो आगे 150 प्लस 500 कितना हो गया 650 और 2756.25 प्लस 10,950 कितना हो गया 13,708.5। अब इसको इससे डिवाइड किया है तो ये रेट तो चेंज होगी होगी, ये 21.9 थोड़ी रहेगी, रिसीट के बाद रेट चेंज होगी, और इसको सोल्व किया तब क्या आया 21.09। तो ये यहाँ पर 21.9 लेना था जो सही लिया हुआ है, ये तो चेंज होगी, कोई बात नहीं, लड़की है कोई खास बात। 650 में से कितने गए 100, अब 650 में से कितने चले गए 100, किस रेट से 21.09, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं है, ठीक है 2109 आ गया। अब 650 में से क्या माइनस कर दिया 100, तो कितना रह गया 550, उसको पुरानी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, रेट विल नॉट चेंज एट द टाइम ऑफ इशू, रेट कब होगी जब यहाँ आ जाए, इशू में चेंज नहीं होगा। तो 550 बच गया, फिर आगे कितना इशू किया था क्वेश्चन में 450, तो 450 और इशू हो गया, तो 550 में से 450 गया तो 100 बच गया 21.09 से, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आगे किससे करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वर्किंग नोट बना देना 19.5 जो मैंने खुद लिख के किए थे ये बना देना कैसे है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। ये कहानियां लिखनी पड़ेगी, वेयर हाउस चार्जेस इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वो क्या है इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होती, हैंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये तीनों चीजें आपको लिखनी है, और ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है इसलिए क्या है इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट होंगे, ये इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए क्या होते हैं जरूरी। तो ये तीनों नोट के ऊपर स्टार लगा लेना कि हमें ये लिखने हैं, लिख दो अपने बुक के ऊपर, डोंट फॉरगेट टू राइट इट, नहीं तो इनके भी मार्क्स का कट जाएंगे। अब आगे सुनो, फीफो में क्या है पहले से 100 था 15 का, फिर कितने आए 300, 19.5 आप समझ ही गए हो कैसे आई है वो एक्सपेंस जोड़ के। तो अब फीफो में हमेशा क्या लिखना है पहले वाला बैलेंस और फिर कितना 300, तो पहले वाला बैलेंस लिखा फिर कितना लिखा 300, ये आ गया। अब गए थे कितने मेरे 100, नीचे आंसर देख के बोलो ना 250 गए थे, कितने गए थे 250। अब 250 कैसे जाएंगे पहले 100 वाले, तो 115 वाले पूरे चले गए, अभी भी कितने भेजने बाकी है 250 माइनस 100 150, तो वो 300 में से गए, तो 150 किस रेट से गए 19.5 से, और बैलेंस कितना रह गया 150 एट द रेट ऑफ 19.5। फिर क्या हुआ बच्चों 500 आए, तो 150 तो पहले से था 19.5 से, और आ कितने गए 500, तो पहले हमेशा ओपनिंग वाला और फिर ये आ गया, फिर कितने गए 100, तो 100 किस में से जाएंगे इसमें से, इसमें से 100 गए, तो 19.5 वाले 100 चले गए, तो ये कितने रह गए 150 में से 100 गए तो ये 50 रह गया, और 500 अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है। फिर कितने गए 450, तो 50 ये वाला गया, 400 इसमें से गया, बच कितना गया 100 इंटू 21.9, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर ये बच्चे पूछ रही है एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है, एट्रीब्यूटेबल मतलब इसी से रिलेटेड, अलोकेबल डायरेक्टली। अब मैं इन्वेंट्री नहीं खरीदता तो क्या होता फ्रेट लगता है या नहीं
नहीं लगता। तो ये क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। फिर मैं फ्रेट क्यों लगाता, अनलोडिंग चार्जेस नहीं लगते, लेकिन वेयर हाउस रेंट वो कोई इस इन्वेंट्री की वजह से लगा है या अदरवाइज मैंने परमानेंट किराए पर ले रखा है, अदरवाइज ले रखा है, इन्वेंट्री खरीदता या ना खरीदता, दुकान का वेयर हाउस का रेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो भी स्टाफ रखा हुआ है वो क्या है, इस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए नहीं लगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस नहीं है। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्या होता है, जो खरीदेंगे तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट किया जा सकता है ये किस पर, इन्वेंट्री पर। एट्रीब्यूट मतलब एलोकेट करना। अब बच्चों हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 10। ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया, आपके स्टडी मटेरियल से, ठीक है। ये क्या है, आपको स्टॉक दिया हुआ है कब का, 10 अप्रैल का, और आपसे पूछेगा कब, 31 मार्च का। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 31 मार्च को बिजनेसमैन क्या नहीं करते, अपना बिजनेस बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर उस दिन इन्वेंट्री लिखनी तो इस दिन की है इन्वेंट्री बैलेंस शीट में, बट अगर उस दिन की इन्वेंट्री काउंट करेंगे तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा तो क्या होगा, उस दिन का लॉस होगा। इसलिए वो उसके आसपास जब भी उनके पास कम काम होता है या संडे वनडे होता है तो उस दिन काउंट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, एडजस्ट करके क्या निकाल लेते हैं, स्टॉक। तो हमें 16,75,000 का 10 अप्रैल को स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन, एट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री। टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब 10/4 को जब हमने फिजिकल काउंट किया तब क्या हुआ, सेल्स हुई कितने रुपए की, 68,750, जिसके अंदर प्रॉफिट कितने का था, 33.33% ऑन कॉस्ट। अब पहले इसी को ही करेंगे, बताओ आपको कैसे करना है। क्या ये 31 मार्च को मेरा था, आपको ऐसे ही सोचना है, क्या 31 मार्च को मेरा था या नहीं था, तो ये इंक्लूड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। जब 10/4 को काउंट किया है तब क्या इसमें इंक्लूड है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये चला गया और कहां पर चला गया है, तो कस्टमर के घर चला गया और कस्टमर के पास चला गया, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन 31 मार्च को ये मेरा था, तो इसको ऐड करेंगे। और सेल प्राइस पर नहीं, किस पर, कॉस्ट पर। सेल्स के जितने भी फिगर होंगे वो किस पर ऐड होंगे, कॉस्ट पर। तो 68,750 की क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट। कैसे निकलेगी, 68,750। मैंने आपको बोला था कि 100 किसको मानते हैं, जिस पर रेट देते हैं और एक इक्वेशन पूरी कर लेते हैं, C + P = S। 100 कॉस्ट को 100 क्यों माना, क्योंकि रेट किस पर दी थी, कॉस्ट पर। प्रॉफिट है 33.33 और सेल प्राइस कितना है, 133.3। अब सेल के डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, सेल, और चाहिए क्या, कॉस्ट। तो फटाफट से बताओ इसको सोल्व करके कितना आता है, 51,560। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड। इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि 31 मार्च को ये हमारा था। 31 1-2 रुपए का अंतर आ रहा है तो वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। 31 मार्च को क्या था, अपना था। इस दिन जब काउंट किया तो इसमें वो काउंट नहीं हो रहा, लेकिन हमें 31 मार्च का स्टॉक निकालना है। और काउंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो आगे बिक गया तो कस्टमर के पास चला गया। श्योर, बोलो बच्चों। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। खुद ही कह दिया कि इन्वेंट्री में ये इंक्लूड तो होके आ रहा है, 90,000 पर आ रहा है। एट कॉस्ट लेस ट्रेड अमाउंटेड टू दिस 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले तो बताओ परचेज कितने से रिकॉर्ड होती है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके या ट्रेड डिस्काउंट के बिना माइनस करके। कभी भी हम किसी से 90,000 का परचेज करें और वो हमें क्या दे दे, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दे, तो हम परचेज कितने की मानते हैं बच्चों, 81,000। हम परचेज कितने की मानते हैं, 81,000। अब आप मुझको ये बताओ कि ये हमारा था या नहीं 31 मार्च को, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर में परचेज किया है, इसके बाद आया है। ये 31 मार्च को अपना नहीं था, तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर इन्वेंट्री। बट जब यहाँ काउंट होगा तो इसमें ये इंक्लूडेड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस। तो 81,000 मैंने क्या कर दिया, लेस। फटाफट से बताओ परचेज को क्या करना है, लेस। क्यों लेस करना है, इसमें इंक्लूडेड है, तो हमने जब काउंट किया है जिस बेस स्टॉक से हम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें इंक्लूडेड है। बट 31 मार्च को हमारा नहीं था, हम 31 मार्च का ढूंढना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और 90 से मत कर देना, किससे करना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तो बताओ सेल्स को क्या करना है, कॉस्ट पे लाके प्लस करना है। क्यों, क्योंकि वो इस दिन 31 मार्च को सेल वाला स्टॉक हमारा था, इसमें काउंटेड नहीं है, तो मुझे ऐड करना होगा। और किस पर लाकर, कॉस्ट पे लाके। परचेज का इसके अंदर आके जुड़ गया, बट उस दिन अपना नहीं था तो लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर।
फिर आगे क्या, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडिड टू इन्वेंट्री एट अ मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस और ₹3000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आ गई, तो पहले तो इस दिन तो ये बिका ही हुआ था, बाद में किसी कस्टमर ने मुझे वापस क्या कर दिया, रिटर्न। तो 31 मार्च को ये मेरा नहीं था, बिकॉज इट वाज सोल्ड अप टू 31 मार्च। बाद में किसी ने रिटर्न कर दिया और यहाँ ये काउंट हो गया, तो ये काउंट हो गया, जबकि ये 31 मार्च को मेरा नहीं था, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, लेस। और मार्कअप प्राइस का मतलब सेल प्राइस है, ये ना भी लिखा होता तो सेल्स रिटर्न हमेशा किस पर ही मानते हैं हम, सेल प्राइस। तो कॉस्ट निकाल के इसको क्या कर देना, लेस। क्यों लेस करना है, इस दिन अपना नहीं था, इस दिन ये काउंटेड है, क्योंकि सेल्स रिटर्न है तो गुड्स कस्टमर से आके हमारे पास जुड़ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस। तो यहां तक तो ये क्या है, कैलकुलेशन बैकवर्ड करने का। इतना पार्ट तो ये किसका है, बैकवर्ड कैलकुलेशन का। अब सेकंड पार्ट में इसने कौन सा कॉन्सेप्ट जोड़ा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आफ्टर द इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वाज, पहले मैं इसको साफ कर दूं क्या सारे को। इन्वेंट्री टेकिंग के बाद क्या पता लगा कि स्लो मूविंग आइटम है। स्लो मूविंग आइटम का मतलब क्या है, कम बिकती है, धीरे धीरे बिकती है, जिसकी कॉस्ट कितने की है, 11,250। विच शुड बी टेकन एट दिस मच, जिसको कितने पर लेना है, 5250। इसका मतलब इसकी एनआरवी कितने की है, 5250, टू इंश्योर डिस्पोजल टू इंटरेस्टेड कस्टमर। अब एक चीज है कम बिकती है, तो अब वो कम बिकती है तो उसको सस्ता करके बेचना पड़ेगा, ताकि हम किसी कस्टमर को उसको बेच सके, कोई इंटरेस्टेड कस्टमर को ले सके, पक्का। तो एनआरवी उसकी है 5250 और कॉस्ट कितनी है, 11250। तो मुझे इसको कितने पर वैल्यू करवाना है, 5250 पर। इन दोनों का जो लोअर होता है उस पर वैल्यू करवाना है, कॉस्ट और एनआरवी का लोअर। अब ये पहले से कितने से इंक्लूड है, एट कॉस्ट इंक्लूड है। एट कॉस्ट का मतलब क्या है, ये पहले से मेरे स्टॉक में कितने से इंक्लूडेड है, 11250 से। तो एक तरीका तो है कि पहले मैं 11250 क्या कर दूं, माइनस कर दूं। 11250 माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, ये हट जाएगी, जीरो से रह जाएगी, और वापस कितने से ऐड कर दूं, 5250 से। तो नेट कितना माइनस हो जाएगा, 6000। और दूसरा तरीका क्या है, नेट 6000 ही क्या कर दूं, माइनस। तो आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है, नेट 6000 माइनस किया हुआ है। फिर से सुनो, इस आइटम को कितने से लेना है पहले बताओ। इसकी कॉस्ट दे रखी है 11250 और एनआरवी कितनी है 5250। तो मुझे इसको अपनी इन्वेंट्री में कितने से इंक्लूड करवाना है, इन दोनों के लोअर से। तो इन दोनों का लोअर क्या है, 5250 से ये इंक्लूड होना चाहिए। बट मुझे जो दे रखा है वो सारा किस पर दे रखा है, कॉस्ट पे। तो ये कितने से इंक्लूडेड है, तो 11250 से इंक्लूडेड है। जबकि ये मान लो ये बोतल है, इसका अब ढक्कन नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये देखो ये क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। तो अब ये क्या है, स्लो मूविंग आइटम है, बिना ढक्कन के है, तो इसको ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तो कितने की है, खरीदी तो 11250 की थी, लेकिन अब ये कम बिकती है, तो इसको कितने पर लाना है। अब मेरी इन्वेंट्री में ये इंक्लूड कितने से है, 11250 से। तो पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। हटाने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 11250। फिर मैं इसको कहता हूँ बेटे तू सही वैल्यू बता कितने से आएगी। तो ये कहती है मैं कॉस्ट और एनआरवी के लोअर से आऊंगी। तो मैं कहा तू आजा, कितने से आजा, 5250 से। इतना माइनस कर दिया, इतना क्या कर दिया, प्लस। तो दूसरा तरीका क्या है, कितनी एक्सेस इंक्लूडेड है, 11250 पर इंक्लूडेड है, करना कितना है, 5250। तो कितना फालतू में इंक्लूड है, 6000। तो वो 6000 सीधा क्या कर दो, कम। तो सीधी सी बात है, जितनी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो चुकी है उतना क्या कर दो, माइनस कर दो। हाँ तो डायरेक्ट ही कर देना आप, मैं कब मना कर रहा हूँ। 6000 डायरेक्ट माइनस कर देना, जितना कम हो गया उतना माइनस कर दो। सिंपल बात बताऊं एग्जाम की, कॉस्ट दे रखी है 100, एनआरवी दे रखी है 80, कितना कम कर देना, 20। कॉस्ट दे रखी है 100, एनआरवी दे रखी है 70, कितना कम कर देना, 30। कॉस्ट दे रखी है 100, एनआरवी दे रखी है 120, ज्यादा मत कर देना, कुछ करना नहीं है। क्योंकि लोअर पर वैल्यू लेना है तो 100 पर वैल्यू करना है, और 100 से इंक्लूड है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट यही है। अब ये जानबूझ के कहानियां लिखता है। पूरी कहानी का मतलब क्या होगा, एक कॉस्ट दी होगी और एक एनआरवी। क्या है कहानी, ड्यू टू हैवी फ्लड, बाढ़ आ गई, कुछ गुड्स थे 15500 जो हमें सप्लायर से मिले लेट। किससे लेट, जब कस्टमर को देने थे। रुचि ने मुझसे गुड्स मंगवाया था, इसलिए मैंने दिल्ली को ऑर्डर दे दिया। अब दिल्ली से ऑर्डर आया लेट, क्यों, रुचि ने बोला कि मेरी शादी है, क्या मंगवा के दो, शेरवानी। रुचि शेरवानी पहनेगी, अरे चलो रुचि को मैंने शेरवानी मंगवा के देनी थी, कितने की,
15,500 की, लेकिन बीच में फ्लड आ गई तो क्या हुआ, सप्लायर भेज नहीं पाया। अब इसकी शादी की डेट निकल गई, तो अब ये कह रही है अब मेरे को क्या करना है, तो इसने मना कर दिया, कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी। अब मुझे किसी और को बेचना होगा तो कितने में बेचूंगा, 12,500। तो 15,500 कॉस्ट है और एनआरवी कितनी है, 12,500। फालतू की कहानी लिखी है, कॉस्ट है 15,500, एनआरवी है 12,500, तो कितना कम करना पड़ेगा, 3,000 क्या करना पड़ेगा कम, दैट्स इट। पक्का? हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 9। ये भी क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया हुआ है, स्टडी मटेरियल्स। अ ट्रेडर प्रिपेयर इज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ट्रेडर अकाउंट्स कब बनाता है, 31 मार्च को। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन उसने कब काउंट किया स्टॉक, 15 अप्रैल को। तो अगेन पहले का स्टॉक निकालना है और हमें कब का दिया हुआ है, बाद का, 15 अप्रैल को। और क्या क्या पता लगा उसको, सेल होगी 41,000 की और सेल्स रिटर्न कितने की होगी। तो सेल वाला स्टॉक का, सेल का मतलब क्या है, 31 मार्च को अपना था या नहीं था, लेकिन यहाँ बाद में चला गया तो इस दिन काउंटेड नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। और सेल्स रिटर्न का उल्टा ट्रीटमेंट होगा, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, दोनों को क्या कर लिया, नेट कर लिया। सेल्स को क्या करना है, पहले फटाफट से बताओ। सेल्स का रूल क्या है, 31 मार्च को अपना था, बाद में चला गया तो यहाँ काउंटेड नहीं है, तो क्या करना होगा, ऐड। तो इसको ऐड करना होगा। अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, इस दिन ये बिका हुआ था, हमारा नहीं था, बाद में रिटर्न होके आया, तो हमारी ओनरशिप तो कब बनी, बाद में। तो ये इसके अंदर काउंटेड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस। इसने इन दोनों को क्या कर दिया, नेट। कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लाइन का कोई महत्व नहीं है कि कितनी कैश थी कितनी क्रेडिट थी, ये क्या है, यूजलेस। ठीक है, साइन आप समझ ही रहे हो, बना नहीं रहा मैं, ठीक है। बाकी आप समझ तो रही हो। सेल्स और सेल्स रिटर्न का नेट कितना हो गया, 40,000। तो 40,000 की कॉस्ट आएगी 32,000, वो इसने क्या कर दी, ऐड। जीपी रेट कितनी है, 20% ऑन सेल्स। तो 40,000 अपने आप में कितने पर ही है, 100 पर ही है, इंटू 80, 32,000। पक्का? परचेज का क्या करना है, आगे जुड़ गया, इस दिन अपना था या नहीं, 31 मार्च को नहीं था, बाद में आया है, इसके अंदर काउंटेड है, तो इसको क्या कर दो, लेस। कहाँ है परचेज, ये 32,000 समझ में आ गया, ये तो दिया हुआ है, ये 32,000 समझ में आ गया। परचेज वाला कहाँ पर है, 5034, ये लेस हो रहा है। अब इन दो पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। पहले फिफ्थ करते हैं। ट्रेडर को गुड्स रिसीव्ड हुए 8,000 के, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब क्या है, सामने वाला कहता है कि आप मेरा स्टॉक सेल करो, मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। तो ये स्टॉक कभी भी हमारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी, ये तो किसका है, कंसाइनर का है। कंसाइनर क्या बोलता है कि आप इस स्टॉक को क्या करो, सेल करो, मैं आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। एक सेकेंड, मेरे को 8,000 का गुड्स मिला यहाँ पर, कैसे पता लग रहा है, पहले मिला, मार्च में मिला था। तो मुझे किसी तीसरी पार्टी ने बोला कि आप ये स्टॉक रख लो अपने पास और आप क्या करते रहो, सेल, आप बेचते रहना, हम आपको क्या देंगे, कमीशन। तो अब आप बताओ 31 मार्च को मैं इस स्टॉक का ओनर था या नहीं, नहीं ना, मैं 31 मार्च का हूँ ना मैं कभी और बनूंगा, क्योंकि ये स्टॉक किसका होता है, दूसरे का। और सीधा जब बिक जाता है तो दूसरा ओनर बन जाता है, मुझे मेरा क्या मिल जाता है, कमीशन। अब मुझे ये देखना है कि जब मैंने काउंट किया उसमें ये कितना इंक्लूड है। तो जितना इस स्टॉक को बेच लेके चल रहे हैं, तो इस दिन वाले में कितना इंक्लूड है, जितना इंक्लूड होगा वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस। अब बताओ 8,000 में से 20% मैंने कब बेच दिया था, 31 मार्च तक, और अनदर 50% मतलब रिमेनिंग का 50% नहीं है। टोटली कितना सेल हो गया, 20% पहले सेल हो गया यहाँ पर और 50% यहाँ सेल हो गया। तो कितने परसेंट स्टॉक ये बिक चुका है, 70% स्टॉक ये बिक चुका है। तो मेरे पास अब कितना बचा हुआ है, 30%। तो जब इस स्टॉक को मैंने काउंट किया तो इसके अंदर ये कितना आ रहा है, 2,400, जो अपना नहीं है। क्या मैं इसका मालिक था क्या 31 मार्च को, मुझे 31 मार्च को मेरी बैलेंस शीट में लिखने वाला स्टॉक निकालने। तो आई वॉज नॉट ओनर ऑफ दिस स्टॉक, आई वॉज नॉट ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31 मार्च। अब मैं इसको बेस लेके कर रहा हूं, यहां मैंने अपने गोडाउन में गिना, उससे मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, 31 मार्च का स्टॉक। तो यहाँ इसका कितना पड़ा हुआ है, आया 8,000 था, 20 यहाँ सेल कर दिया, 50 यहाँ सेल कर दिया। तो इस दिन वाले में कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग 30%। तो 2,400 एडिड है, जो मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका ओनर नहीं था 31 मार्च को, ना ही अब हूं। तो ये दोनों लेस वाले समझ में आ गए, इन दोनों का टोटल करके इसने आउटर कॉलम में लिख दिया। अब इससे भी अच्छा एडजस्टमेंट कौन सा है, फोर्थ। On 15th March, goods of sale value of 10,000 were sent on sale or return basis to a customer.
15 मार्च को मैंने सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजे थे कस्टमर को, और उसने क्या बोला कि 4 हफ्ते में बता दूंगा। 4 वीक्स का मतलब 4 हफ्ते। तो 15 मार्च से 4 वीक कब पूरे होंगे? 31 मार्च के बाद। उसको टाइम था 31 मार्च के बाद तक का। उसने 40% गुड्स 10 अप्रैल को रिटर्न कर दिया, बाकी क्या कर लिया? अप्रूव कर दिया, और उसको बिल भेजा हमने 16 अप्रैल को। अब आराम से सोचो, मैंने उसको कब भेजा था ये बताओ ना। 10,000 का 31 मार्च से पहले भेजा था। अब इसने कुछ अप्रूव कर दिया और कुछ रिजेक्ट कर दिया। 40% क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, और रिमेनिंग 60% क्या कर दिया? अप्रूव। बट वो कब किया इसने? 10th ऑफ अप्रैल को। तो 10th ऑफ अप्रैल को इसकी ओनरशिप चेंज हुई। ये मैंने यहां इसको भेजा कि तुझे पसंद आए तो रख लेना, अदरवाइज मना कर देना। समझ रहे हो क्या? कब भेजा है मैंने? मतलब 31 मार्च से पहले। क्या 31 मार्च तक कोई भी अप्रूवल आई थी? 31 मार्च तक कोई अप्रूवल आई थी? नहीं। तो 31 मार्च को इसका ओनर कौन था? मैं था। मेरी बैलेंस शीट में आना चाहिए। अप्रूवल नहीं आई तो भले ही पड़ा उसके पास है, लेकिन ओनर कौन था? मैं। तो मैं इसका ओनर था, तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन माई स्टॉक। श्योर। इसके बाद अप्रूवल आई है तो बिका तो बाद में है ना। तो 31 मार्च को मैं पूरे 10,000 का ओनर था, तो कितना जुड़ जाना चाहिए? 10। अब इसने से बताओ 40% रिजेक्ट हो गया, तो जो रिजेक्ट हो गया वो वापस मेरे पास आ गया, और 60% अप्रूव हो गया, वो किसके पास ही रह गया? कस्टमर के पास। तो मेरे पास इसके अंदर कितना ऑलरेडी एडिड है? 4,000। क्योंकि 40% रिजेक्ट होके आ गया, तो कितना एडिड है? 4,000 तो एडिड है। तो कितना और ऐड करवाऊं? 6,000। आई वॉज द ओनर ऑफ इंटायर 10,000 गुड्स। सेल प्राइस पर है, इसको किस पर लाएंगे? कॉस्ट पर। बट मैं पूरे 10,000 का मालिक था 31 मार्च को। सर आगे अप्रूव तो हो गया। तो वो तो आगे अप्रूव हुआ है ना, इससे पहले अप्रूव होता तब अलग बात होती। अप्रूव कब हुआ है? बाद में। तो मैं 31 मार्च को कितने का मालिक था? 10,000 का। तो मुझे अपनी बैलेंस शीट में कितना इंक्लूड करवाना है? 10। अब इसके इस दिन जब काउंट कर रहा हूं तो कितना इंक्लूड हो गया अपने आप ही आके? पहले इस 2400 को हटा दो। इस दिन जब काउंट कर रहा हूं तो कितना इंक्लूड हो गया है? 4। कैसे पता 4 इंक्लूड है? जो रिजेक्ट हो जाता है वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है तो फिजिकल काउंटिंग में काउंट हो जाता है। तो 4,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंक्लूड होना चाहिए 10, तो 6,000 और ऐड करना पड़ेगा। 6,000 का कर दिया और ऐड, उसकी कॉस्ट निकाल के। ठीक है। 6,000 सेल प्राइस पर है, तो उसकी कॉस्ट निकाल के क्या कर दिया? ऐड कर दिया, क्योंकि मैं कॉस्ट पर था ना इसका ओनर। बोलो। अब बताओ, एक बार रिवीजन में भी रिवीजन फटाफट से बताओ। सेल्स और सेल्स रिटर्न का नेट कितना हो गया? 40,000। 40,000 क्या हो गया? चला गया, बट 31 मार्च को मेरा था। कितना था? 40,000 का स्टॉक मेरा था। 31 मार्च को मेरा था या नहीं? बाद में चला गया कस्टमर के पास, तो यहाँ काउंटेड नहीं है। तो इन दोनों का नेट करके क्या कर दिया? कॉस्ट निकाल के ऐड कर दिया। उसके बाद में परचेज जो आई वो 31 मार्च को मेरी नहीं थी, बाद में आके जुड़ी है, तो उसको क्या कर दिया? लेस कर दिया। ये वाला बताओ, कंसाइनमेंट पे जो भी गुड्स आया है वो कभी भी हमारा नहीं है। तो अगर कुछ भी इंक्लूड है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो 8,000 में से 20% और 50%, 70% बिक चुका था। कब तक? कुछ यहाँ बिक गया, कुछ यहाँ बिक गया। जब मैंने काउंट किया तब तक 70% तो सेल हो ही गया। तो कितने परसेंट इंक्लूड है? 30%। दूसरों का स्टॉक मेरे स्टॉक में इंक्लूड है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे कितने से? 2400 से। और सेल्स ऑन अप्रूवल वाला का मतलब क्या है? यहाँ पर भेजा था मैंने अप्रूवल पर, उसने अप्रूव यहाँ किया, तो 31 मार्च तक कुछ भी अप्रूव नहीं किया, तो मैं पूरे कितने का ओनर था? 10,000 का। आई वॉज द ओनर ऑफ इंटायर 10,000 ऑन 31 मार्च। पक्का? तो मैं पूरे 10,000 का क्या था? ओनर। अब जो रिजेक्ट होके आ गया वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है 4,000, तो रिमेनिंग 6,000 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? 15। Profit and loss account of Hanuman showed a net profit of rupees 6 lakhs. After considering the closing stock of this much, subsequently the following information was obtained. ये information है, calculate the value of stock and adjusted net profit. इसमें मेन काम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ज्यादा पार्ट है। स्टॉक तो निकालेंगे निकालेंगे, प्लस क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का स्टॉक पार्ट ज्यादा है। परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। परचेज क्या होता है? गुड्स की परचेज। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करवाई शॉप में। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट होती है। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करवाई आपने अपनी शॉप में, तो वो क्या थी? असेट।
और आपने उसको क्या मान लिया, गुड्स की परचेज, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ चार्ज हो गया, परचेज बन के एक्सपेंस में चार्ज हो गया। एक्सपेंस में चार्ज होने से आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम हो गए। तो रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो रेक्टिफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बताएंगे आपको कौन सा अकाउंट बनाना होता है, पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो पहले लिखोगे पी एंड एल एडजस्टमेंट और उसमें क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। कौन से वाले, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 6 लैक्स। तो नेट प्रॉफिट कितने के आगे, 6 लैक्स। अब इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की वजह से प्रॉफिट्स को बढ़ाना है तो कहाँ लिख दिया, बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स एसेट है, उसको बुक में लाना है, तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, पी एंड एल एडजस्टमेंट। पक्का। फिर से सुन लो, परचेज था या नहीं, नहीं था क्या, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। मान क्या लिया, परचेज। तो परचेज मानने से हमारे एक्सपेंस क्या हो गए, बढ़ गए, और प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम। तो बेफालतू में प्रॉफिट्स कम हो गए, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पक्का। दूसरा एक बार छोड़ रहा हूं, थर्ड पर आओ। इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹250 हैव बीन एंटर्ड बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। इसका मतलब क्या है, परचेज है, सेल है, पहले तो ये बताओ। ये परचेज है, कैसे पता लग रहा है, गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक में इंक्लूड कुछ को करना है, परचेज वाले को या सेल वाले को। देखो इनवॉइस तो क्या होता है, परचेज का भी बनता है और किसका भी बनता है, सेल का भी। लेकिन गुड्स क्या है, स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुए। इंक्लूड होने का मतलब क्या है, ये कौन से गुड्स है, जो हमने खरीदे हैं, तभी तो स्टॉक में इंक्लूड करने थे। सेल होगी तो स्टॉक से हटाने होते। तो गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक मतलब क्या है, परचेज थी। अब एक बात बताओ, खाली परचेज करते हैं तो क्या होता है, कभी भी हम गुड्स परचेज करें तो ना वो, अगर सेल ना हो तो वो वापस किस में आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में। कभी भी हम गुड्स परचेज करें और वो वापस सेल ना हो तो वो किस में आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में। बट हमने क्या कर रखा है, परचेज में तो इंक्लूड कर रखे हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में लेना भूल गए। क्या कह रहा है, इनवॉइसेस 250 हैव बीन एंटर्ड। एंटर्ड मतलब एंट्री डाल दी परचेज की, तो परचेज में तो ले लिया, बट उसको स्टॉक में लेना भूल गए। अगर आपने गुड्स खरीदा है तो उससे ना प्रॉफिट होता ना लॉस। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो परचेज में भी आ जाता है और क्लोजिंग स्टॉक में भी जाता है। इधर परचेज में आ जाता है, इधर किस में आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में। तो परचेज में भी आ गया और क्लोजिंग स्टॉक में भी आ गया, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। लेकिन हमने गलती से क्या कर रखा है, परचेज में तो लिख रखा है, क्लोजिंग स्टॉक में लिखना भूल गए, तो वो खाली एक्सपेंस में रह गया, इस वजह से हमारा लॉस हो गया। खरीदने से लॉस होता है क्या कभी, नहीं। वो तो सेल करेंगे तब डिफरेंस से प्रॉफिट लॉस आएगा। तो खरीदा तो उतने का उतना स्टॉक में भी तो पड़ा है हमारे पास। तो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए था, बट हमने गलती से क्या कर दिया, सिर्फ परचेज में लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक में लिखा नहीं, इस वजह से हमारे प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम। तो सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ये भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। ये दो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की वजह से और इसकी वजह से। नेक्स्ट क्या है, इन मार्च 2022 2 lakhs का गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड। बेच भी दिया और डिलीवरी भी दे दी, बट इसको सेल्स कब की मानी, अप्रैल की। तो सेल थी कौन से मंथ की, मार्च की। गुड्स चला गया, गुड्स अपनी जगह सही है। सोल्ड एंड डिलीवर्ड मतलब मैंने इसको माल बेच दिया और ये गुड्स चला भी गया, ठीक है। लेकिन सेल की एंट्री हमने कब डाली, नेक्स्ट ईयर में। तो इस बार के प्रॉफिट्स हमारे क्या हो रखे हैं, कम। क्यों कम हो रखे हैं, क्योंकि हमने सेल रिकॉर्ड नहीं किया। तो सेल रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे। नेक्स्ट ईयर के कम करेंगे, लेकिन हमें तो करंट ईयर का सही करना है। तो सेल्स की वजह से प्रॉफिट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो बाय सेल्स, वो स्टॉक में लाना था बाय स्टॉक, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। पक्का। कौन से कर लिए हमने, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ वापस से बताओ, मार्च की सेल किसकी सेल मानी हुई है, नेक्स्ट मंथ की। तो इस बार की सेल है तो इसको सेल बनानी है, तो प्रॉफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अब गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न का मतलब आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो लौटा देना। तो भेजने से कोई भी सेल नहीं होती। कितने के मार्जिन पर भेजा था, 33.33% ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, 33 1/3 ऑन कॉस्ट। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, सेल किसको कब की मान ली, मार्च की। फटाफट से बताओ, मैंने 31 मार्च से पहले आपको अप्रूवल पर भेजा था, यहां पर भेजा था सेंट ऑन अप्रूवल। इसी को क्या बोलते हैं, सेल और रिटर्न बेसिस। और तुम मुझे अप्रूवल यहां दो तो सेल किस टाइम की होगी, सेल कब मानी जाएगी। अगर अप्रूवल नेक्स्ट ईयर में देते हो तो सेल कब की है, नेक्स्ट ईयर की। बट हमने इसको कैसे मान लिया, मार्च की सेल। तो अब बताओ 31 मार्च को क्या क्या सही करना पड़ेगा। आपने सेल मान लिया तो सेल कम करनी पड़ेगी, और
अगर ये सेल नहीं है तो 31 मार्च को आपका इन्वेंट्री है, आपका स्टॉक है, आपने सेल माना है तो क्या होगा, इन्वेंट्री में काउंट नहीं किया, और वो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो तो कहाँ चला गया, कस्टमर के पास। ये 31 मार्च को हमारे गोडाउन में था या नहीं था? नहीं था। क्यों नहीं था? वो कहाँ था, कस्टमर के पास। और आपने इसको क्या मान लिया, सेल मान लिया। तो आपने इसको सेल मान लिया तो आपने वापस ऐड भी नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि वो कस्टमर के पास है और आपने तो इसको माना ही सेल है, तो बिका हुआ माने। तो अब मुझे दो रेक्टिफिकेशन करने हैं, एक तो सेल को कम करना है। सेल कितने की थी? 75,000 उसकी क्या थी, कॉस्ट थी, और जीपी रेट भी किस पर है, कॉस्ट पर। तो 100 किसको मानोगे, कॉस्ट को, और कॉस्ट के अपॉन में क्या आएगी, कॉस्ट, और सेल प्राइस कितना आएगा 133.33, तो ये आएगा 1 लाख। ये कितना आएगा, 1 लाख। तो सेल कितने की आपने मान रखी है बेफिजूल की, 1 लाख की। आपने इसको सेल मानने से नेट प्रॉफिट कितना बुक किया हुआ है आपने, 25,000। 75,000 का गुड्स कितने की सेल में मान लिया, 1 लाख। तो अब आपको 25 कम करना है। अब इंस्टीट्यूट कैसे कम करता है, वो कहता है कि आपने सेल कितनी बढ़ा रखी है, 1 लाख, तो सेल कम कर दो कितना, 1 लाख। और स्टॉक में लाना पड़ेगा, अगर ये सेल नहीं है तो फिर हमारा स्टॉक है, तो स्टॉक में लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 75। तो उसका नेट इंपैक्ट कितना आ जाता है, 25,000 का प्रॉफिट हट जाता है। देखो अगर आपने क्या मान रखा है, सेल, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे गलत बनाया हुआ है। इस गुड्स को आपने ट्रेडिंग अकाउंट के बाय में लिखा हुआ है 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिया, क्योंकि सेल मान ली तो क्लोजिंग स्टॉक में क्यों लोगे, और वैसे भी ये स्टॉक कहां पर पड़ा हुआ है, कस्टमर के पास। अब मुझे सेल्स को कम करना है ताकि सेल्स हो जाए नील, तो मुझे रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स कम करनी है 1 लाख से, और क्लोजिंग स्टॉक कितने से लाना पड़ेगा, अगर सेल नहीं है तो हमारा स्टॉक है 75,000, तो 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड से कम होगा और 75 क्रेडिट साइड में आएगा, तो नेट इंपैक्ट क्या हो जाएगा, 25,000 का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 75 का स्टॉक लेकर आए, स्टॉक लाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बाय साइड में लिखोगे, ट्रेडिंग के बाय में लिखोगे ना स्टॉक, और सेल क्रेडिट साइड से कम होगी तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो इसका फाइनल एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, 1 लाख डेबिट साइड में लिखना है, सेल प्राइस तो डेबिट साइड में लिखना है, और स्टॉक को कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। स्टॉक को कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। अब हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड। अगर आप फ्री सैंपल में देते हो तो एंट्री क्या करते हो, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। अब परचेजेस को कम करोगे, एक्सपेंस क्या करोगे, कम करोगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो नेट इंपैक्ट तो इसका जीरो आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है, दोनों तरफ लिख देता है, एडवर्टीजमेंट 40,000 और इधर फ्री सैंपल। ये एक एक्सपेंस कम करना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और दूसरा एक्सपेंस वापस क्या करना है, बढ़ाना है। फ्री सैंपल टू परचेज से क्या होगा, एक एक्सपेंस कम हो रहा है और एक एक्सपेंस क्या हो रहा है, ज्यादा, तो ओवरऑल इंपैक्ट तो नहीं लाएगा। लेकिन इसने दोनों तरफ लिखा है तो आप भी दोनों साइड में लिख लेना, और इससे हमारा नेट प्रॉफिट एडजस्टेड कितना रह जाएगा, 10,40,000। बाकी सारी चीजें हो गई, और नेट एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 1040। फटाफट से बता दो एक बार सारे आइटम का एडजस्टमेंट। परचेज में क्या इंक्लूड है, असेट, तो असेट का एक्सपेंस, असेट को क्या मान रखा है, एक्सपेंस, प्रॉफिट क्या हो रखे हैं, कम, तो बढ़ाने पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए कहाँ लिखेंगे, बाय साइड। इसका क्या होगा, फ्री सैंपल टू परचेज, एक एक्सपेंस बढ़ेगा एक कम होगा, तो प्लस माइनस क्रेडिट डेबिट दोनों में लिख देना। इनवॉइस 250 के थे और पर एंट्री हो गई थी, परचेज तो लिख लिया था लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना भूल गए। तो अगर कोई गुड्स परचेज करते हैं और सेल ना हो तो उसका ना प्रॉफिट होता ना लॉस, क्योंकि वो परचेज में भी आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में भी आ जाता है। हमने खाली लिखा परचेज में, यहाँ लिखना भूल गए, तो हमारा लॉस बुक हो गया। तो सही करने के लिए बाय साइड में लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कितने मार्जिन पर, 33.33 ऑन कॉस्ट। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, बट इसको किस कब की सेल माना, मार्च की। तो मार्च की सेल माना है तो क्या होगा, ये सेल कब की थी, अगले साल की सेल, अगले साल की थी, तो सेल फालतू में बढ़ा रखी है, तो सेल को क्या कर दिया, कम, 1 लाख की आएगा ऐसे सेल प्राइस, और गुड्स हमारा ही है तो उसको इन्वेंट्री में ले आए। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹2 lakhs वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, 2 लाख का माल बेचा था और डिलीवरी भी दे दी थी, बट सेल अगले साल की मानी, तो इससे हमारे प्रॉफिट क्या हो रखे हैं, कम। तो सही करने के लिए बाय में लिख देंगे 2 lakhs। गुड्स बिक, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही तो है। मार्च में मैंने इसको क्या कर दिया था, सेल, तो सेल कब की थी, मार्च की, बट रिकॉर्ड कब हुई, अप्रैल की।
तो प्रॉफिट क्या हो रखे कम, क्योंकि सेल आगे शिफ्ट हो गई, तो इस बार का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। अब इसने दूसरी चीज साथ में क्या पूछी थी, क्लोजिंग स्टॉक भी बताओ। क्या बताओ बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक पहले बताओ, एंट्री डालने से गलत नहीं होता है। देखो आप मेरी बात को सुनो, हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, हम गोडाउन में जाकर स्टॉक को काउंट करते हैं। गोडाउन में जाकर स्टॉक को क्या करते हैं, काउंट। और काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो तब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक गलत होता है। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने परचेज को इलेक्ट्रिक फिटिंग्स मान लिया, या इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को परचेज मान लिया, क्या गुड्स कम ज्यादा हो जाएंगे क्या मेरे, नहीं होंगे। ऐसे समझो कि मैंने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को क्या मान लिया, परचेज मान लिया। तो एंट्री करनी थी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टू बैंक, और मैंने कर दी क्या, परचेज टू बैंक। तो क्या इससे फिजिकल काउंटिंग में भी स्टॉक बढ़ जाएगा क्या, अगर मेरी एंट्री से ही स्टॉक बढ़ता, तब तो मैं एंट्री डाल देता हूं 2 करोड़ की। मैंने गलती से क्या मान लिया, 2 करोड़ का परचेज मान लिया, तो मैं 2 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, मेरे गोडाउन में स्टॉक थोड़ी आ जाएगा। तो एंट्री गलत करने से स्टॉक फिजिकल काउंटिंग में आपका गलत नहीं हुआ। और 31 मार्च का स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, फिजिकल काउंटिंग से। तो अगर काउंटिंग वाउंटिंग में गलत है तब तो स्टॉक में एडजस्टमेंट करेंगे, एंट्रीज गलत है इससे क्या होगा, स्टॉक हमारा चेंज नहीं होगा। एक एक करके चेक करते। अब मैंने परचेज मान लिया किसको, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को, तो क्या इससे मेरा एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा क्या, नहीं। क्लोजिंग स्टॉक तो मैं गोडाउन में जाके गिनूंगा, देखो मेरे पास पहले से 4 यूनिट थी, और मैंने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करवाई, और मैंने गलती से एंट्री किसकी डाल दी, परचेज की, तो क्या ये यूनिट ज्यादा आई होगी क्या, नहीं, ये तो 4 ही काउंट हुई होगी। तो इसकी वजह से स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो हमें स्टॉक को कुछ भी एडजस्ट नहीं करना इसकी वजह से। अब हनुमान ने गुड्स चैरिटी में दे दिया और उसकी एंट्री नहीं डाली। अब मैंने गुड्स अगर चैरिटी में दे ही दिए तो वो मेरे गोडाउन से तो निकल गए। अब मैं एंट्री नहीं भी डालूं, मान लो ये 4 यूनिट बनाई थी ना मैंने, इसमें से 1 यूनिट मैंने क्या कर दी, चैरिटी में दे दी, तो चैरिटी में दे दी तो मेरे गोडाउन से निकल गई। अब मैं एंट्री नहीं डालना भूल गया, तो भी मेरे गोडाउन में तो 3 ही मिलेगी, जो सही है। जो चैरिटी में गई वो यूनिट तो निकल ही गई, तो उसकी वजह से भी स्टॉक में कुछ गड़बड़ नहीं है। एंट्री नहीं डाली ना सर, तो स्टॉक बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे बताओ मैं क्या कर लूं, सारे माल में आग लग जाए, एंट्री ना डालूं तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ा हुआ ही रहेगा क्या, स्टॉक तो गायब हो ही गया। तो चाहे चैरिटी में दो, चाहे लॉस बाय फायर हो जाए, अगर एंट्री नहीं डाली तो क्या होगा, वो प्रॉफिट लॉस गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपका सही आएगा, क्योंकि वो तो चला ही गया ना चैरिटी में। एंट्री नहीं डालोगे तो क्या स्टॉक नहीं जाएगा। अब ये वाला जो है ना, इसमें साफ साफ भी लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज कर लिए थे लेकिन उसको स्टॉक में इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसकी वजह से स्टॉक वास्तव में गड़बड़ है। कि मैंने गुड्स खरीद लिए और उसको स्टॉक में इंक्लूड करना भूल गया, खुद ही कह रहा है स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया, कहीं कोने में पड़े रह गए होंगे, नहीं काउंट करना, या खरीदे हैं लेकिन अभी सामने वाले ने भेजे नहीं होंगे। लेकिन ये स्टॉक हमारा है, क्योंकि हमने कब खरीद लिया था, 27 मार्च को, तो इसको स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। तो 375 में कौन सा ऐड करना पड़ेगा, ये 250। तो स्टॉक में पहला एडजस्टमेंट सिर्फ किसका होगा, 250 का। और दूसरा क्या है, अब सेल हो गई थी और मैंने सेल की क्या नहीं डाली, एंट्री नेक्स्ट मंथ में डाली, तो सेल हो ही गई थी, तो गुड्स तो डिलीवर हो ही चुके थे। और इसमें तो बड़े साफ साफ लिखा भी हुआ है डिलीवर हो चुके, ना भी लिखता तो सेल होगी तो कस्टमर तो गुड्स ले ही गया ना। भले ही मैं उसकी एंट्री अगले महीने डालूं 31 मार्च को, जब बैलेंस शीट में स्टॉक निकालने के लिए मैं फिजिकल काउंटिंग करता हूं, तो वो स्टॉक बिल्कुल सही मिलेगा, कम हुआ हुआ, क्योंकि कस्टमर ले गया वो स्टॉक। तो मुझे क्या इसको अब अलग से सेल को अगले महीने रिकॉर्ड किया तो स्टॉक को कम करना होगा, नहीं, स्टॉक तो कौन ले ही जा चुका है, कस्टमर ले जा चुका है, तो इसकी वजह से भी स्टॉक कम हो चुका था। सेल की एंट्री डाली तो क्या है, गुड्स डिलीवर हो चुके थे, तो स्टॉक क्या हो चुका था, कम। अब ये वाला पक्का पक्का लाना पड़ेगा, क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं फिजिकल काउंटिंग करूंगा तो अप्रूवल वाला स्टॉक मेरे पास नहीं है, वो मैंने कहाँ भेज दिया, कस्टमर को। मैंने अप्रूवल वाला स्टॉक कस्टमर को भेज दिया, अभी वो बिका नहीं है तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए। सेल हमने काटी थी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया था, लेकिन वो बिका नहीं है तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए, लेकिन वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं किससे काउंट करता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक किससे निकालता हूँ, फिजिकल काउंटिंग से। तो फिजिकल काउंटिंग में तो वो काउंट हुआ ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो किसको किसको ऐड करना है, और इसको कॉस्ट से ऐड करना, सेल प्राइस से नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किस पर लिखते हैं हम, कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पर। तो सेल प्राइस तो इसका 1 लाख है, तो इसकी वैल्यू तो ज्यादा है, तो कितने से आएगा ये, 7 lakhs। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 8। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventories, opening inventory, purchase, manufacturing expense, selling, admin, finance, sales। अब आपको 1/4 का दे रखा है और बाद का पूछा है, तो ये सिंपल हो जाएगा। अभी तक हम कब का कर रहे थे,
बाद का देकर पहले का निकाल लेते। अब हमें पहले का देकर का पूछा है, बाद का, तो बाद का पूछा है तो परचेज ऐड कर देना और सेल्स क्या कर देना, कॉस्ट निकाल के लेस। तो ये तो सिंपल सा है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, इतना, परचेज इसमें ऐड कर दो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट होता है, ऐड कर दो, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस और फाइनेंस चार्ज ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। सेलिंग एक्सपेंस मार्केटिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस चाहे क्या हो, गुड्स खरीदो या ना खरीदो वो तब भी लगते ही हैं एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस। और इंटरेस्ट क्या है, मैंने डिवेंचर इशू कर रखे हैं तो उसका इंटरेस्ट मेरा लगेगा ही लगेगा, चाहे मैं उससे गुड्स खरीदूं या प्रॉपर्टी बनाऊं, तो वो डायरेक्टली कभी भी गुड्स की कॉस्ट के पार्ट नहीं होते। तो इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इन तीनों का कुछ नहीं करना, और सेल्स की कॉस्ट निकाल के क्या करना है, लेस। लेकिन अब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो डालेगा, इतना आसान तो देगा नहीं। तो ये क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2001, मतलब इस दिन वाली ओपनिंग स्टॉक में एक a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000, जो ओरिजिनली कितने की परचेज की थी, 50, और जिसको इस बार सेल कर दिया कितने में, 45 में। बेरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम, इस आइटम को छोड़ दिया जाए, बेरिंग मतलब एक्सेप्शन, इस आइटम को छोड़ दिया जाए तो जीपी रेट कितने की रही है, 20% ऑन सेल्स। तो अब मेरे पास ऐसे समझो दो तरह का स्टॉक है, एक फ्रेश या अच्छा स्टॉक और एक क्या, डिफरेंट स्टॉक, अब नॉर्मल स्टॉक। एक आइटम मेरी 20% ऑन सेल्स पर नहीं बिकी, अब मेरे बताओ इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, फ्रेश वाले को अलग कर लो और अब नॉर्मल वाले को क्या कर लो, अलग। अब नॉर्मल वाले का अलग निकालेंगे और फ्रेश वाले का क्या निकालेंगे, अलग। इसके अंदर देखो बाकी गुड्स पर तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, लेकिन इस गुड्स को तो मैंने 50 में खरीदा था और कितने में सेल किया था, 45,000 में, इस पे प्रॉफिट नहीं कमा रहा। तो इसको हटा दो सब जगह से, इसको अलग से निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लो, जो प्रॉफिट वाला स्टॉक है वो निकाल लो। तो अब बताओ इसको ओपनिंग स्टॉक में कितने से इंक्लूडेड है, ये ओपनिंग स्टॉक में ये गुड्स खरीदा कितने का था, 50,000 का, और इस पर राइट ऑफ कितना कर दिया था, 17,500। अब एक आइटम है 50,000 की, उसको मैं कितना राइट ऑफ कर दूं, तो वो ओपनिंग स्टॉक में कितने से इंक्लूड है, 32,500 से। मेरे पास क्या है, लगभग अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये बिना ढक्कन वाली क्या है, बोतल है, तो ये बेकार है। तो इसको 50,000 की थी, पहले से ही कितना कम कर रखा है मैंने इस पर, 17,500। ये 50 की थी, बाकी सारी बोतलें अच्छी अच्छी है मेरे पास, लेकिन ये बोतल बेकार है। तो इसको मैंने पहले से कितना कम कर रखा है, 50,000 में से कितना कम कर दिया, 17,500। ये कॉस्ट थी इसकी, और इसमें इतना कम कर दिया था, तो ये कितने का बचा हुआ है मेरे ओपनिंग स्टॉक में, 32,500 से। तो इस 142,500 में से ये कितना है, 32,500 माइनस कर दूं तो अच्छा स्टॉक कितने का है ओपनिंग, कितने का, 110। 110 कैसे आया, 142,500 माइनस 32,500। मैं कहा बुरे स्टॉक तू यहां से हट जाए एक बार, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, अच्छे वाले की। फिर परचेज तो मैंने अच्छा ही किया होगा, वो ऐड कर लेता हूँ। उसको बनाने में कितने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लग गए, वो ऐड कर देता हूँ। अब सेल कितने की होगी, 12,45,000। इसमें भी किसकी सेल इंक्लूड होगी, 45,000 की बुरे स्टॉक की। तो अच्छा स्टॉक कितने रुपए में सेल हुआ, 12 लाख रुपए का उसका सेल प्राइस है। बट ये चीजें कॉस्ट पर है, तो इसमें से क्या माइनस होगा, कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 20% ऑन सेल्स है, तो C प्लस पी इज इक्वल टू एस करोगे तो एस कितना है, 100, सेल्स के अपॉन में सेल्स, और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट। तो प्रॉफिट 20 और कॉस्ट कितनी है, 80, तो 960 ये क्या कर दूंगा कम। तो ये कितना आएगा बच्चों, 62,500। अब मैं बुरे स्टॉक को अलग से ऐड करवाऊंगा, बुरा स्टॉक क्या कराऊंगा, अलग से ऐड। पहले अच्छा अच्छा बताओ क्या चेंज करना है। इस 762,500 और 150 में कोई डाउट है नहीं, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक में चेंज करना है। 142,500 में वो कितने से इंक्लूड है, तो वो 50,000 से इंक्लूड नहीं है, 50,000 में तो खरीदा था, 17,500 राइट ऑफ कर दिया था, तो वो 32,500 से इंक्लूड था, वो हटा दिया। तो 142,500 में से क्या माइनस करना होगा, 32,500। वो कैसे आएगा, कॉस्ट माइनस राइट डाउन, उतनी अमाउंट को किस में से माइनस करना है, 142,500 में से। और सेल प्राइस में से उसका क्या निकालना है, सेल प्राइस।
ताकि बचे हुए की क्या, सही वाले स्टॉक की क्या आ जाए, अच्छे अच्छे स्टॉक की क्या आ जाए, सेल, और उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो दो जगह चेंज हुआ है सिर्फ, एक तो यहाँ और यहाँ 1245 की बजाय 12 लैक्स के। अब आओ घटिया स्टॉक पर, वो कितने का था, 32,500 का। अब वो बचा ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं बचा हुआ है? क्योंकि इस बार उसको क्या कर दिया, सेल ही कर दिया। इस बार उसको क्या कर दिया, सेल ही कर दिया। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन कहता कि उसको आधा ही सेल किया है तो बचा हुआ आधा इधर आता। अब उसकी वैल्यू किस पर करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर मान लो क्वेश्चन कहता आधा ही सेल हुआ है तो बचा हुआ आधा। अब बचा हुआ आधा कितने का होता, उसकी कॉस्ट कितने की थी, 25,000। 32,500 पे तो हमने वैल्यू किया था, बट उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000 था। आधा बच जाता, जितना भी बच जाता उतनी कॉस्ट आ जाती। और ईयर एंड की एनआरवी क्वेश्चन खुद देता। अब यहाँ की एनआरवी तो 32,500 थी उसकी पूरे की, ईयर एंड पे बचे हुए आधे की एनआरवी पक्का पक्का चेंज होगी, तो वो खुद देता और उस दोनों का क्या लेता, लोअर। मान लो क्वेश्चन क्या दे देता, एनआरवी 10,000 है तो कितने पर वैल्यू कराता, 10 पे। और वो कह देता एनआरवी 27 है तो कितने पर वैल्यू करवाता, 25 पे। लेकिन इसमें तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो क्या हो चुका है, सेल हो चुका है। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा स्टॉक है मेरे पास एंड में, 62,500। हाँ बच्चों, अब कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन 22। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं है, एग्जाम में आया हुआ है और बहुत अच्छे से करना। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या करूंगा, टाइम भी ज्यादा लूंगा। राम सेतु लिमिटेड कीप्स नो रिकॉर्ड्स बट अ फिजिकल स्टॉक इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट। कंपनी का ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर टू दैट डेट। और 31 मार्च का स्टॉक वैल्यूएशन करना चाहते थे हम, लेकिन वो मिसलीडिंग था, बेकार था और आपको बताना है। तो इन्होंने 31 मार्च को किया तो सही, लेकिन वो गलत हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप बताओ 31 मार्च का कितना है, और कैसे बताना है आपको, कब का दे रहा है, 31 दिसंबर 23 का, पहले का दे रहा है और बाद का पूछ रहा है। कब का स्टॉक दिया हुआ है आपको, 31 दिसंबर 23 का, कितने का है, 720। और कब का पूछ रहा है आपसे, 31 मार्च 24। तो ऐसे देखने से तो सिंपल लगता है कि परचेज ऐड कर देंगे और सेल्स की अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस। तो पहले का देख के बाद का पूछेगा तो परचेज ऐड करना है और सेल्स जो होगी वो क्या करनी है, माइनस। लेकिन इतना सिंपल बनाता नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, पहले का देकर क्या पूछा था, बाद का, लेकिन फिर उसमें क्या डाल दिया, अब नॉर्मल आइटम डाल दी। तो अब नॉर्मल आइटम वाला अलग है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखना, अब इसमें कैसे उलझाना चाह रहे हैं। ऑन 31 दिसंबर स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। जो 31 दिसंबर का हम स्टार्टिंग दे रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो पहले तो इसको क्या करना है, सही करना पड़ेगा। टोटल ऑफ पेज, a page total of 45,000 has been carried to summary sheet as 54। मेरा स्टॉक का अलग 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 पेज पर चल रहा था, तो पिछले पेज का टोटल था 45। अब अगले पेज पर मैं उसको कितना ले आया, 54। तो अब आगे उसमें ऐड हुआ, तो पहले से ही मेरा स्टॉक कितना फालतू में बढ़ा हुआ है, 9,000। तो इस 9,000 को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। कि मैंने 45 का स्टॉक कितना ले रखा है, 54। तो मुझे 9,000 क्या करना पड़ेगा, लेस। उसके बाद में टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडरकास्ट। किसी एक पेज का टोटली कम, कितना कम लिया हुआ है, 1800। तो 1800 टोटल कम लिया है, तो मेरे स्टॉक की वैल्यू भी क्या आ रही है, कम। इस बेस स्टॉक में ही गड़बड़ है, तो पहले इसको सही करो, 1800 क्या करो, प्लस। ये दो समझ में आ गए, फटाफट से बताओ। 45 को 54 मान लिया तो आपका स्टॉक क्या हो गया, ज्यादा। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। और एक पेज का टोटल कम लिया तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या आ रहा है, कम। क्लोजिंग मतलब ये इसी में गड़बड़ है, यही कम आ रहा है, तो इसको पहले क्या करो, सही। अब आगे की परचेजेस ऐड करो और सेल्स को क्या करो, लेस। अब ध्यान से समझना, इनवॉइसेस ऑफ परचेज एंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग जैन टू मार्च कितने का है, 6,30,000। तो ऐसे लग रहा है कि मैंने कितने रुपए का गुड्स खरीदा है, 630 का, तो मुझे कितना ऐड कर देना चाहिए, 630। अब इसमें आगे देखना, out of this 27 relates to goods received prior to 31 दिसंबर। एंट्री मैंने यहां डाली उसकी,
लेकिन वो गुड्स पहले से ही यहाँ आ चुके थे, वो गुड्स पहले से ही कहाँ आ चुके थे, 31/12 से पहले। अब आप बताओ, अगर मैंने 630 के अंदर वो भी ऐड है जो कब आ चुके थे, इससे पहले, कितने के थे वो, 27। तो अगर मैंने 630 पूरा ऐड कर लिया तो 27 ड्यूअल काउंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले तो इसके अंदर वो पहले से इंक्लूड है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ काउंट किया तो इसके अंदर ये पहले से इंक्लूड है। फिर उसकी एंट्री हमने इस बार डाली तो क्या होगा, इसके थ्रू भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैं कितना ऐड करूं, 630 माइनस 27, क्योंकि 27,000 ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड है। सर आप कैसे कह रहे हो यहाँ इंक्लूड है, क्योंकि लिख रखा है कि गुड्स रिसीव्ड कब हो चुके थे, प्रायर टू दिस। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसके अंदर ये 27 इंक्लूड है। अब हमने इस कोई लास्ट में आया होगा तो एंट्री डाली नहीं, तो परचेज की एंट्री हमने यहाँ डाली, तो इसके थ्रू भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो दो बार इंक्लूड नहीं हो, इसलिए क्या करूँ, 630 में से क्या कर दूँ, माइनस करके क्या कर रहा हूँ, ऐड। आगे वाला छोड़ो, 27,000 माइनस जो उसकी है वो समझ में आ रहा है कि मैंने भले ही 630 की एंट्री डाली है, लेकिन 27 मेरे पहले से ही बेस स्टॉक में इंक्लूडेड है, या इंक्लूडेड है, इसके थ्रू और इंक्लूड हो जाएगा, तो डबल इंक्लूजन हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया, माइनस। ये क्या है, परचेज के इनवॉइसेस जिनकी हमने एंट्री डाली। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं, इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल। ये इनवॉइस की एंट्री हमने कब डाली, अप्रैल में, तो ये किसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मार्च वाले इनवॉइसेस में। बट ये गुड्स कब आ गए थे, मार्च में। तो कुछ ऐसे गुड्स थे जो हमारे पास आ चुके थे, कितने के, 36,000 के, यहां पर, बस उसकी एंट्री हमने कब डाली है, यहाँ। तो इस जो परचेज की, इसके अंदर ये इंक्लूड है या नहीं है, नहीं है, लेकिन है कब का, वो यहीं का ही है, तो मार्च का ही परचेज, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है। कैसे कह रहे हो आप, मैं कैसे कह रहा हूं कि इसमें इंक्लूड नहीं है वो, क्योंकि इनवॉइस जो मैंने परचेज बुक में डाले हैं वो 630 है, कब, मार्च वाले, जैन टू मार्च वाले। अब इनका इनवॉइस की एंट्री अप्रैल में हुई है, तो ये 630 में इंक्लूड नहीं है। तो अब एंट्री भले ही आप अप्रैल में डालो, लेकिन गुड्स आपके पास कब आ गए थे, पहले ही। ऐसा हो जाता है कि आज कोई मुझे गुड्स दे गया, अब एंट्री हाथों हाथ नहीं डालता, लेकिन ये स्टॉक मेरा ही है ना, एंट्री नहीं डाली तो क्या हुआ, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट ये 630 वाली परचेज में इंक्लूड नहीं है। इनकी एंट्री हम अप्रैल में क्यों डालेंगे, ये हमारा आज यहाँ इससे पहले आ गया था मार्च में, तो ये हमारा स्टॉक है, तो इसको अलग से क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड। तो इसने यहाँ पर सीधा प्लस करके इंक्लूड कर दिया। तो इसमें क्या है, देखो बच्चों, मेरी बात को सुनो, पहले इस 36,000 पर फोकस करते हैं। मैंने 100 रुपए के गुड्स की परचेज की एंट्री डाल ली, इनवॉइस आ गए थे, एंट्री डाल ली। 20 रुपए का गुड्स है ऐसा जो आ तो गया है, बट एंट्री में कब डाल रहा हूँ, अप्रैल में। तो क्या इसको अलग से इंक्लूड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। 100 का तो परचेज का है जिसकी एंट्री भी डाल ली और आ भी गया, तो वो तो इंक्लूड करना ही करना है। प्लस 20 का गुड्स आ गया जिसकी एंट्री नहीं डाली और वो इस परचेज में इंक्लूड नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड। किन इनवॉइसेस की एंट्री डाल, जैन टू मार्च में कितने इनवॉइस आए परचेज के, 630, ये तो परचेज है ही है, ऐड करना ही करना है। प्लस एक ऐसा इनवॉइस है जिसकी, जो कब एंटर डाला, एंटर किया अप्रैल में, तो ऐसा लग रहा है कि अप्रैल की परचेज है, लेकिन परचेज तो कब की है, मार्च की। तो मार्च की परचेज है, आप एंट्री भले ही अप्रैल में डालो, इसको अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक हमारे पास कब का आ गया है, मार्च का। तो इस 36,000 को क्या करना पड़ेगा, प्लस। और ये 630 तो प्लस करने ही थे, लेकिन 630 में से 27 क्यों हटाया मैंने, क्योंकि ये पहले आ चुका है, तो जहां से स्टार्ट कर रहा हूं वहां पे भी जुड़ा हुआ है, और उसकी एंट्री क्या डाल रहे हैं, लेट। तो इस 630 की परचेज में क्या इंक्लूड है ऐसा, ये 27,000 पहले आ गया था या नहीं, पहले आ गया था, तो ये क्या है, यहाँ पर इंक्लूड है। अब आगे 630 के थ्रू भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि ये उसी इनवॉइस उसका ही है जो गुड्स पहले आ गया था, उसी का इनवॉइस है, तो इसलिए इसमें से क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि वो मेरे बेस स्टॉक में ही क्या है, एडिड है। तो इसको क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि वो पहले से यहाँ पर इंक्लूडेड है, और इसके थ्रू भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ड्यूअल इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए माइनस किया। और एक ऐसा परचेज है जिसका इनवॉइस की एंट्री नहीं डाली, तो वो परचेज वाली एंट्रीज में आ नहीं रहा, लेकिन वो हो चुका है परचेज। क्यों हो चुका है, क्योंकि गुड्स आ चुका है मार्च तक, तो वो भले ही आप एंट्री अप्रैल में डालो, वो इस बार क्या है, तो इसलिए उसको अलग से क्या करना पड़ेगा, ऐड। पक्का, बोलो।
27,000 के गुड्स परचेज हुए यहाँ, 630 की एंट्री डाली यहाँ, उसके अंदर भी ये 27 इंक्लूड है। तो पहले इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं? ये 27 है। 630 के थ्रू दोबारा इंक्लूड कराने चाहिए? नहीं। तो इसलिए इसको हटा के बाकी को जोड़ा। और एक ऐसा स्टॉक है जो 630 वाली परचेज की एंट्री में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो गुड्स यहाँ आ चुके हैं, एंट्री परचेज की हम नेक्स्ट ईयर में डाल रहे हैं, इनवॉइस की तो भले इनवॉइस के थ्रू एंटर नहीं हुआ है लेकिन गुड्स आ चुका है, तो ये ऐड करना पड़ेगा अलग से 36,000। पक्का? सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर टोटल दिस मच फ्रॉम जैन टू मार्च। जैन से लेकर मार्च तक की सेल इतने की हुई, तो इसकी कॉस्ट निकाल के क्या कर देता? लेस। लेकिन जिसमें से 45,000 तो क्या है? ये सेम परचेज का उल्टा है, पहले से ही डिस्पैच हो चुके थे। 45,000 के गुड्स 31 मार्च से पहले ही जा चुके थे, और लेकिन उसकी सेल की एंट्री कब डाली है? यहाँ पर। तो जो स्टॉक यहाँ जा चुका था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो पहले ही कस्टमर के पास चला गया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही वो इंक्लूड नहीं है। अब सेल्स के थ्रू और माइनस करोगे तो वो 2 बार माइनस हो जाएगा। 810 की सेल हुई, इस पीरियड में सेल की एंट्री डली, उसमें से 45,000 का गुड्स ऐसा था तो यहीं डिस्पैच हो चुका था, तो जो यहीं डिस्पैच हो चुका था तो इसमें ऐड ही नहीं है। हम सेल को माइनस क्यों करवाते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो स्टॉक है, आखिर का निकालना है, आगे बिक गया तो माइनस करवाना। लेकिन अगर इसके अंदर ही वो है ही नहीं तो इसके थ्रू दोबारा माइनस करवाने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ सेल माइनस क्यों करते हैं? यहाँ वाले स्टॉक में से जो बिक गया वो चला गया, हमारा नहीं रहा, तो यहाँ हमारा क्या है? कम हो गया। लेकिन इसके अंदर हो और आगे बिके तब तो माइनस करवाओ। इसके अंदर है ही नहीं, पहले से ही माइनस कर रखा है, तो दोबारा माइनस करवाओगे तो 2 बार माइनस हो जाएगा। तो 45,000 तो हमारा पहले से ही गया हुआ था, पहले से डिस्पैच किया हुआ था 31 दिसंबर से पहले ही, तो वो इसके अंदर जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो इसके थ्रू माइनस करवाने की जरूरत नहीं है। तो 810 में से क्या कर दिया? माइनस 45,000। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि ये बेस स्टॉक में इंक्लूड ही नहीं है। इंक्लूड ही नहीं है तो सेल के साथ दोबारा माइनस करवाओगे तो 2 बार माइनस हो जाएगा। एक तो यहाँ इंक्लूड ही नहीं है, हम सेल माइनस करवा रहे हैं। क्यों माइनस करवा रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग वाला स्टॉक था, जो बिक गया वो चला गया, तो एंड में कम बचा। लेकिन इसके अंदर हो तब तो माइनस करवाऊं यहाँ से, इसके अंदर वो था ही नहीं। क्यों नहीं था? वो पहले ही डिस्पैच था, तो यहाँ जब काउंट किया था तो उसमें तो वो था ही नहीं। पक्का? समझ रहे हो क्या? बच्चों सुनो, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, फिर वापस आता हूँ उधर। ये है 31/12, ये क्या है? 31/12। ए आइटम मैंने सेल कर दी 31/12 से पहले ही, तो ये मेरे गोडाउन में रही नहीं। मेरे गोडाउन में कितनी रही? BCDEF। कितने रुपए का स्टॉक से स्टार्ट हुआ? हमें 50। 31/12 को जब मैंने गिना तो कितना था? 50, क्योंकि ए आइटम मैं पहले ही क्या कर चुका हूँ? सेल। अब मैंने उस आइटम की एंट्री की, सेल की एंट्री यहाँ डाली, और टोटल सेल कितनी हुई इस बार? 30, जिसमें ए की सेल यहाँ ले ली, बी की, सी की। इस पीरियड में बी और सी और बिक गए, तो अब एंड में मेरे पास कितना आएगा स्टॉक? ए भी चला गया, बी भी चला गया, सी भी चला गया, तो DEF कितना बचना चाहिए? 30 रुपए का। बोलो। यहां से पहले ए पहले ही चला जा चुका था, बट उसकी एंट्री कब डाली मैंने? यहाँ। अब बताओ, जब मैं 50 से स्टार्ट कर रहा हूं, किससे स्टार्ट कर रहा हूं? 50 से। 50 में कौन कौन है? BCDEF। ए तो ऑलरेडी है ही नहीं। अब मैं 50 से जब स्टार्ट करूंगा तो क्या करूंगा? बी की सेल हटा दूंगा और सी की सेल हटा दूंगा, तो अपने आप कौन सी बच जाएगा? क्योंकि इसके अंदर ए आइटम पहले से ही नहीं है। अब आगे जब अगर 30 का 30 हटा दिया तो ए आइटम सेल के थ्रू भी हट गया, और स्टार्टिंग में इंक्लूड ही नहीं है, तो हटाओगे क्यों? अगर स्टार्टिंग पॉइंट में आपकी आइटम नंबर ए इंक्लूड ही नहीं है, आप स्टार्ट ही कहां से कर रहे हो? BCDE से। आपके स्टॉक में क्या है? BCDE। जो आइटम पहले ही सेल हो चुकी है वो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो आगे एंट्री भले ही उसकी आगे डालो, लेकिन हटाओगे क्या? जो इंक्लूड है वही तो हटाओगे, बी और सी। तभी तो कितना आएगा? DEF। इसके अंदर क्या क्या है स्टार्टिंग पॉइंट में? BCDEF, क्योंकि ए आपका पहले ही बिक चुका है, कस्टमर के पास चला जा चुका था। अब आगे आप एंट्री डालते हो ए की भी, बी की भी, सी की भी, सेल की,
तो ए की सेल इसमें से क्यों हटानी है जब ए इसमें है ही नहीं? तो सिर्फ कौन सी सेल हटाओ? बी और सी आइटम। पक्का? तो अब यही मैं कह रहा हूं कि ये ए आइटम है कितने रुपए की? 45,000 की, जो पहले ही क्या है, डिस्पैच हो चुकी है। तो ए आइटम किसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर। लेकिन जो सेल की एंट्री डाल रहे हैं उसके अंदर ये ए आइटम जुड़ी हुई है। ऑफ दिस मतलब इसके अंदर है। तो जब स्टार्टिंग में ही ए आइटम जुड़ी नहीं हुई तो ए की सेल को हटाना भी नहीं चाहिए। तो किस सेल को माइनस करना चाहिए? 810 माइनस 45,000। समझ गए क्या? हम सेल क्यों माइनस कर रहे हैं? ये बिक गया, आखिर में नहीं बेचा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ए आइटम है ही नहीं, तो ए आइटम की सेल क्यों माइनस करनी है? स्टार्टिंग में मेरे पास है ही क्या? बी सी डी ई एफ। अब ए की एंट्री आप बाद में अगले महीने डालते हो, तो भी जब इसके अंदर ए है ही नहीं तो ए की सेल को छोड़ के 30 में से ए की सेल हटा के सिर्फ 20 माइनस करो, तभी तो 50 में से 20 जाएगा, तो क्या आएगा? 30। बोलो बच्चों, सही से बता दो। अब देखो सुनो, मेरे पास चालू करो, चालू है ना? मेरे पास कितनी आइटम है? बी सी डी ई एफ। ए आइटम मैंने 31/12 से पहले ही दे दी किसी की, ठीक। अब मेरा स्टॉक क्या है 31/12 को? बी सी डी ई एफ। अब दे ए पहले ही दी, लेकिन उसकी एंट्री कब डाल रहा हूं मैं? ए की बाद में। ए आइटम की सेल की एंट्री कब डाल रहा हूं मैं? बाद में। तो अब बताओ बी सी डी ई एफ में से किसकी सेल हटाऊं? बी और सी की। ए की सेल को क्यों हटाऊंगा मैं? ये सारी आइटम कितने कितने रुपए की है? 10 10 10 10 10। तो 50 रुपए का मेरे पास स्टॉक है। इस 50 में ए आइटम है ही नहीं। अब मैं कहता हूं कि अब जो जो और बिक गई उसको और हटाओ। तो बी को हटा दिया, सी को हटा दिया, तो कितनी आ जाएगी? डी ई एफ। बोलो। ए बी सी डी ई एफ कितनी आइटम है मेरे पास? 10 10 10 10 10 10। टोटल स्टॉक कितने का है? 60। लेकिन ए आइटम मैं दे चुका हूं किसी को। ए आइटम को मैंने क्या कर दिया? दे दिया किसी को, ठीक है। तो मेरे काउंटिंग में कितना है? 31/12 को 50। ए आइटम जब मैंने किसी को दे दी तो मेरे काउंटिंग में कितना बचा हुआ है? 50। अब मुझे ये बताओ, इसके बाद में ए सेल हो गई कितनी? बी सी और डी। लेकिन एंट्री मैंने पिछले महीने डाली नहीं थी ए की, तो अब मैं एंट्री डालता हूं तो कितनी की एंट्री डलती है? 40 की। तो अब 50 के अंदर ए आइटम है ही नहीं, तो फिर सेल कितने की हटाऊं? बी सी और डी की तो हटाऊं। जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 50। स्टार्टिंग पॉइंट 50 है जिसके अंदर ए आइटम है ही नहीं, लेकिन मैं सेल जो आपको फिगर बता रहा हूं उसके अंदर ए आइटम की सेल भी बता रहा हूं। तो अब 50 में से अगर बी सी डी बिकी है तो 50 में से बी की सेल हटाना बनता है, सी की सेल हटाना बनता है, डी की सेल हटाना बनता है। लेकिन 50 में से ए की सेल हटाना क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ए इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या करूं? तो कितना रह जाएगा? बी सी डी बिक गई तो ई और एफ की वैल्यू बच जाएगी। इसके अंदर ही क्या है? ए नहीं है, तो आगे ए की सेल नहीं हटानी, तो 40 की नहीं हटानी, कितने की हटानी है? 30 की। बोलो। अब टोटल सेल्स कितने की थी बच्चों? 810। इसके अंदर ए आइटम की सेल भी इंक्लूड है, जो पहले से ही मतलब डिस्पैच हो रुका था, तो वो ए आइटम इसमें है ही नहीं, तो इसके थ्रू हटाओगे तो क्या होगा? पहले से ही माइनस्ड है और फिर दोबारा से माइनस हो जाएगी, तो दोबारा माइनस ना हो इसलिए कम माइनस कर रहे हैं। पक्का? और एक आइटम और है जो हमने बेच दी है मार्च तक, लेकिन वो इस सेल के अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इनवॉइस उसका कब बना है? अप्रैल में। तो ये आइटम कब बेच दी मैंने? मार्च में। लेकिन इस सेल के अंदर वो इंक्लूड नहीं है, तो भले इंक्लूड नहीं हो, बेच दी तो क्या करना पड़ेगा? माइनस तो करना पड़ेगा। तो इस माइनस वाली आइटम में उसको क्या कर दिया? प्लस। तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। एक आइटम ऐसी है जो मैंने बेच तो दी लेकिन क्या नहीं करी। ये आइटम पहले बताओ कब की सेल है? बिफोर 31 मार्च, मतलब कब बेच दी मैंने? मार्च में। मार्च में बेच दी तो 31 मार्च का स्टॉक निकालेंगे तो ये माइनस होनी चाहिए। लेकिन इसका इनवॉइस बाद का है, और हमें ये सेल्स इनवॉइस जो दे रखे हैं ये अप्रैल जैन से मार्च के दे रखे हैं,
तो इसके अंदर इसका इनवॉइस काटा ही नहीं हुआ, तो ये भी तो आइटम माइनस होनी चाहिए। भले ही आपने इनवॉइस नहीं काटा तो क्या है, आपने क्या है बेच तो दिया ही ड्यूरिंग मार्च, तो इसको भी माइनस करना चाहिए। तो इसको माइनस कैसे कर रहे हैं, माइनस वाली फिगर में क्या कर रहे हैं, ऐड। ये बिक गया और इनवॉइस भी बना दिया। ये ऐसा है जो बिक तो गया लेकिन इनवॉइस नहीं बनाया, लेकिन बिक तो गया ही ना, तो इसको अलग से क्या कर रहे हैं, ऐड। इन इनवॉइसेस में ये वाला इनवॉइस जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैच सेल हो गया। ये आइटम क्या हो गई, मार्च में सेल हो गई या नहीं, यस हो गई, तो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर रहा हूं, लेस। पक्का। बच्चों वापस सुन लो, मेरे को तसल्ली नहीं हो रही। मेरे पास बी से लेकर एच आइटम पड़ी हुई है। 31/12 को कौन सी आइटम पड़ी हुई है, बी से लेकर एच। ए आइटम 31/12 से ही मैंने लोगों को बेच दी, 31/12 से पहले ही चली गई थी वो। अब सेल की एंट्री मैंने 31/12 के बाद किसकी डाली है, ए की भी। क्यों, क्योंकि उसकी एंट्री मैंने पिछले महीने डालनी रह गई थी। अब बताओ मेरे ओपनिंग स्टॉक में क्या है, बी से लेकर एच तक है, बी से लेकर एच तक है। ए आइटम मेरे ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड ही नहीं है, 800 नहीं ले रहा मैं, स्टार्ट ही कहां से हो रहा हूं, 700 से। तो अब इसमें कौन कौन सी आइटम है, बी से लेकर एच तक। इस पीरियड में मैंने कौन सी बेच दी, बी बी सी बी डी बी, और एंट्री ए की भी डाली, क्योंकि पिछले महीने नहीं डाली होगी, ये चला गया था पहले ही, लेकिन एंट्री ए की भी डाली। अब मैं जब स्टार्ट बी सी डी ई एफ जी एच से हो रहा हूं, तो माइनस क्या कराऊं, बी सी और डी माइनस कराऊं ना। ए तो ऊपर पहले से ही माइनस दिया है, तो बी सी और डी माइनस कराने के लिए अगर मुझे टोटल सेल 400 दे रहा है इंक्लूडिंग ए, तो ए की सेल को माइनस करके बचे हुए को माइनस कराऊं। तो जो आइटम यहाँ डिस्पैच हो चुकी है, इस वजह से मेरे गोडाउन में इंक्लूड ही नहीं थी, तो उसकी सेल की एंट्री चाहे आगे डालो, लेकिन उसको सारी सेल के साथ माइनस कराओगे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ 400 माइनस करवा दूंगा, तो ए की सेल यहाँ भी माइनस हो रही है और इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो गलत नहीं हो जाएगा क्या भाई। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, 700, जिसके अंदर कौन है, बी सी डी ई एफ जी एच। इस बार टोटल सेल 400 की बता रहा है वो, जिसमें ए की सेल की अमाउंट इंक्लूड है, तो इसके अंदर ए है ही नहीं, तो सेल की अमाउंट के थ्रू दोबारा क्यों माइनस करवाना है। तो ए की अमाउंट को मैंने हटा दिया, बी सी डी की अमाउंट को माइनस करवाया, तो बच किसका जाएगा, बी सी डी हट गए, तो अब इधर एंड में बचा क्या हुआ है, ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच का निकालना है, तो अगर ऊपर इंक्लूड ही बी सी डी ई एफ जी एच है, तो क्या होगा, सिर्फ बी सी डी बिके हैं तो उसको ही हटाओ, ए इधर इंक्लूड ही नहीं है तो कैसे हटाओगे। तो ए गुड्स मैंने पहले ही डिस्पैच कर दिया था, ए गुड्स मैंने क्या कर दिया था, पहले ही डिस्पैच कर दिया था। अब सेल की एंट्री मैंने किसकी डाली है, सिर्फ सारों की डाली है, ए बी सी डी की, तो ए यहाँ इंक्लूड ही नहीं है, तो सेल के थ्रू माइनस नहीं होना चाहिए। अब यही मैं कर रहा हूँ। ए गुड्स कितने हैं इसमें, ए गुड्स कितने का है, 45,000 का, जो पहले से ही डिस्पैच था, और मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है 720, इसमें इंक्लूड ही नहीं है, 720 में ए इंक्लूड ही नहीं है, लेकिन इस सेल के अंदर ए इंक्लूड है, तो दोबारा माइनस हो जाएगा, पहले से इंक्लूड ही नहीं है तो माइनस करवाना ही नहीं है, तो ए को क्या कर दिया मैंने, माइनस करवा दिया। अब इस एग्जांपल पर आओ, अगर मान लो मैंने सेल आपको ए बी सी की दी, सॉरी ए बी सी डी की दी है, लेकिन ई भी मैंने यहाँ बेच दिया, लेकिन उसकी सेल का क्या नहीं किया, इनवॉइस अभी नहीं बनाया, तो ई भी बेच दिया, तो यहाँ पर ई तो आएगा ही नहीं, एफ जी एच आना चाहिए, तो ई को अलग से क्या करना चाहिए, और माइनस कर देना चाहिए। ई भी मैंने इस पीरियड में क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन सेल की एंट्री में ई इंक्लूड नहीं है, तो ई को मुझे क्या करना चाहिए, अलग से क्या करना चाहिए, माइनस। तो ई इसमें क्या है, 36,000, जो मैंने क्या कर दिया, सेल तो कर दिया, डिस्पैच तो कर दिया, लेकिन इनवॉइस में इंक्लूड नहीं है, तो ई को 36,000 को मुझे माइनस करना चाहिए अलग से, और ये माइनस ही हो रहा है। आप यहाँ माइनस ना करो, लेस, लेस वाले फिगर में प्लस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो माइनस ही तो हो रहा है, क्योंकि ई बिक चुका है, लेकिन उसका इनवॉइस वाली सेल में इंक्लूड, इस सेल के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये आइटम तो क्या है, बिक चुकी है ना। इधर देखो, ए बी सी डी की सेल की एंट्री डाली हुई है, ई की एंट्री डाली हुई, तो क्या है, ई बिक चुका है, तो उसको अलग से माइनस करो। अब अलग से माइनस ना करके इसके अंदर जोड़ के माइनस कर दो, तो बात तो एक ही है। इसके अलावा क्या है, क्रेडिट नोट इशू की है कस्टमर को, कस्टमर को हम क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, जब वो हमें क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न, कस्टमर हमें क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी सेल्स वाले की ध्यान रखना, और सेल्स रिटर्न करते हैं तो क्या है,
मेरे पास स्टॉक बताओ आ गया, सेल्स रिटर्न कर दी तो क्या हो गया, स्टॉक आ गया। जैसे परचेज वाला ऐड किया है मैंने तो सेल्स रिटर्न वाला भी तो स्टॉक आ गया। इस दौरान अगर सेल्स रिटर्न होगी तो वो स्टॉक मेरे पास आ गया, तो यहाँ परचेज, यहाँ वाले स्टॉक में क्या करना है, परचेज ऐड करनी है, सेल्स माइनस करनी है, सेल्स रिटर्न प्लस करनी पड़ेगी ना, वो भी तो आ गया। तो सेल्स रिटर्न क्या कर दी, ऐड कर दी। सॉरी कौन सी वाली थी, ये रही, उसकी भी कॉस्ट निकाल के क्या कर दिया, ऐड। पक्का। सेल्स रिटर्न क्या है, आ गया ना मेरे पास स्टॉक। सुनो बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक कितने यूनिट्स है, 900। ए यूनिट क्या है, मैं बेच चुका हूं पहले ही, तो मेरे पास 31 12 को कितना स्टॉक है, बी से लेकर आई तक 800। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ए यूनिट क्या हो चुकी है, 31 12 से पहले ही बेच चुका हूं, तो मेरे पास कितना है, बी से लेकर आई तक का 800 रुपए का, ए से लेकर आई तक कितना होता है 900 रुपए। तो ए ऑलरेडी बेच चुका हूं मैं, तो बी, ए से लेकर आई तक तो कितना होता है 900, लेकिन बी से लेकर आई तक की मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है 800, इसके अंदर ए है ही नहीं। अब मैंने जो सेल की एंट्री डाली है वो कैसे डाली है, ए की भी डाली है, बी की भी, सी की भी, डी की भी, ई की भी, कितने की, 500 रुपये, ठीक है। और एक एफ आइटम मैंने और सेल कर दी जिसकी अभी तक मैंने एंट्री नहीं डाली है। अब आप मुझे बताओ मैंने बेच क्या दिया, बी से लेकर आई तक में, बी भी सेल कर दिया, सी भी कर दिया, डी भी कर दिया, ए भी कर दिया, और एफ भी बेच तो दिया, एंट्री नहीं डाली तो क्या, एंट्री अगले महीने डालूंगा, सेल तो एफ भी कर दिया, तो क्या चला गया, बी सी डी ई एफ भी चला गया। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आना चाहिए मेरा, जी एच आई आना चाहिए। ए पहले ही बिक चुका था, बी से लेकर आई तक था, एंट्री भले ही मैं ए की अब डालूं, सी बी सी डी ई की अभी बिके और अभी एंट्री डाली है, और एफ क्या है, बेच दिया बट उसकी एंट्री अगले महीने डालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है 31 मार्च का, एफ बेच तो दिया ही, तो आना क्या चाहिए, जी एच और आई आना चाहिए। ये बात एग्री करते हो या नहीं, या ये भी नहीं करते, पक्का। बी से लेकर आई तक था, ए से लेकर ई तक सेल कर दिया और एंट्री भी डाल दी, ए पहले से सेल था, एंट्री अब डाली है, और एफ इस महीने सेल हुआ है बट एंट्री बाद में डालेंगे, तो एफ सेल तो हो गया, या इस क्वार्टर में सेल हुआ है, एंट्री बाद में डालेंगे, तो बचना क्या चाहिए, जी एच आई। अब आपको क्वेश्चन कैसे दे रहा है, बी से लेकर आई तक स्टार्ट करके 800, और सेल किसकी बता रहा है, ए से लेकर ई तक की। पहले बताओ 500 माइनस करा दूंगा तो ए की सेल भी माइनस हो जाएगी या नहीं, ए से लेकर ई तक की सेल 500 है, लेकिन मुझे किसकी करवानी है, सिर्फ बी की, सी की, डी की, ई की, क्योंकि ए इसके अंदर ऊपर शामिल ही नहीं है, तो क्या होगा, दोबारा से माइनस कराने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ए से लेकर ई तक की सेल 500 है, ऊपर वाले स्टॉक में मेरे जुड़ा क्या हुआ है, बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब मुझे इसमें से हटाना क्या है, बी सी डी ई जो बिक गए। क्वेश्चन तुम्हें क्या बता रहा है, ए समेत सेल बता रहा है, 500 बता रहा है, जिसमें क्या है, ए की सेल भी तो क्या है, इंक्लूडेड है या नहीं, अरे सही बताओ। तो 500 के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ए बी सी डी ई, 5 आइटम की सेल, जबकि ए आइटम ऊपर इंक्लूड ही नहीं है, तो 500 के साथ माइनस करोगे तो वो पहले से भी नहीं है, इसमें पहले से भी नहीं है और कम हो जाएगी, तो फिर 500 में से मैंने 100 माइनस कर दिया, ताकि क्या माइनस हो गए, बी सी डी ई, ऊपर क्या आते हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें 500 क्या है, ए बी सी डी ई है, मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बी सी डी ई, तो ये माइनस कर दिया, तो बच क्या गए, बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, ई कट गया, अब क्या बच गया, एफ जी एच आई। बट एफ भी बिक चुका है, उसकी एंट्री नहीं डली, बिक तो एफ भी चुका है, उसकी एंट्री नहीं डली, तो एफ अलग से माइनस करूं। अब मैं एफ को अलग से माइनस करूं या इसके साथ जोड़ के माइनस कर दूं, बात तो एक ही है, एफ को अलग से माइनस करूं या इसके साथ जोड़ के माइनस कर दूं, बात तो एक ही है। तो अब ये मेरा क्वेश्चन है बस, ए आइटम है 45,000 की, वो ऊपर इंक्लूड ही नहीं है, तो क्या होगा, दोबारा माइनस करवाओगे तो क्या होगा, दोबारा फालतू में माइनस हो जाएगी, तो उसको हटाया। और एक आइटम ऐसी है जो मैंने क्या कर दी है, कस्टमर को बेच दी है, लेकिन क्या है, इस सेल में इंक्लूड नहीं है, तो उसको अलग से माइनस तो करना पड़ेगा ना, तो यहां मत जोड़ो,
अलग से 36,000 की कॉस्ट निकाल के माइनस कर दो, एक ही बात है, या माइनस वाले में ही जोड़ दो क्योंकि ये माइनस वाला फिगर ही तो चल रहा है। पक्का? अरे सही। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 16 फिजिकल स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लो। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून। फिजिकल वेरिफिकेशन कब किया स्टॉक का? 23 जून को। और कितने की कॉस्ट पर आया वो? 48 लैक्स। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस बिटवीन 23 टू 30 जून। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट रुपीज कितने का? 240 वर अनसोल्ड। अब फिर से पहले का दे रखा है और कब का पूछ रहा है? बाद का। तो ये हमने कंसाइनमेंट पर भेजा और वहां अनसोल्ड पड़ा है, तो ये हमारा ही स्टॉक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड। हमारे पास आया हुआ नहीं है कि दूसरे का है, हमने भेजा हुआ है, दूसरे के पास पड़ा है, तो फिजिकल काउंटिंग में ऐड ही नहीं होगा क्योंकि ये तो पड़ा ही का है कंसाइनी के पास। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। परचेज कितने की करी? 4 लैक्स की, जिसमें से 160 कब आया? 5 जुलाई को। अब मेरे को बताओ 23 जून को आपके पास कितने का स्टॉक है? 48 लैक्स। अब इसमें मैंने परचेज कर ली 4 लैक्स की, और ये है 30 जून। अब मैं कहता हूं एक कुछ गुड्स भी ना आया हो, कुछ भी गुड्स नहीं आया, 1 रुपए का भी गुड्स अभी तक नहीं आया, तो भी ये क्या है? मेरा ही है। तो भी ये मेरा ही है, तो ये ऐड होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो जितना आ गया वो भी ऐड होगा, जितना नहीं आया वो भी ऐड होगा, टोटल कितना होगा? 4 लाख। वैसे बताओ आ कितना गया? 240, क्योंकि 160 कब आया है? नेक्स्ट मंथ में। मैं किसी के पास गया 4 लैक्स की परचेज कर लाया, कर ली, 240 आ गया, 160 आगे आएगा, 240 आ गया, 160 कब आएगा? आगे। मेरा यहाँ का स्टॉक कितना है? भले ही 240 आया मेरे गोडाउन में 240 है, लेकिन आई बिकेम द ओनर ऑफ 4 लैक्स, तो पूरा 4 लैक्स क्या होगा? ऐड। मैंने खरीद लिया है, मैं 1 रुपए का भी स्टॉक उससे ना लाऊं तो भी क्या होगा? पूरा 4 लाख क्या होगा? ऐड होगा। तो 48 लैक्स मेरे पास ऑलरेडी है, 4 लाख मुझे क्या होगा? और खरीद लिया मैंने, तो भले ही 1 रुपए का भी नहीं आया तो भी मैं उसका ओनर तो हूं ना, तो ये दोनों ही क्या होंगे? ऐड होंगे। पक्का? मैंने खरीद लिया, मैं मालिक बन गया, 1 रुपए का भी स्टॉक नहीं लाया तो भी ऐड होगा। उसके बाद सेल्स, उसकी कॉस्ट क्या करनी है? माइनस। अब इससे पहले मुझे 2-3 क्वेश्चन के आंसर दे देना। उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो तो बाद में बताता हूँ। ये दो फाइनल है, ये दोनों ऐड होंगे, पहला और दूसरा। अब आओ 23 जून को मेरे पास 100 रुपीज का स्टॉक है, इसमें से मैंने 10 यूनिट 10 रुपीज का स्टॉक कैसे भेजा? सेंट ऑन अप्रूवल, और वो क्या हो गया? रिजेक्ट। 30 जून को मेरा स्टॉक कितना होगा? 100, 90, 110। यहाँ 100 का था नहीं, यहाँ 100 का था, यहाँ 10 रुपीज का इसमें से अप्रूवल पर भेजा और वो रिजेक्ट होके वापस आ गया। 30 जून को मेरा स्टॉक क्या होगा? 100, 90, 110, 100 ही होगा। इसी 100 में से तो वो गया और वही वापस आ गया, तो सेल नहीं हुआ तो 100 होगा। सेकंड केस, वो क्या चल रहा है? पेंडिंग अप्रूवल चल रहा है। 100 का था, उसमें से 10 भेजा और उसने अभी तक ना हाँ बोला है ना बोला है, तो क्या मैं वो उसका ओनर हो गया? नहीं। तो तब भी क्या होगा? 100। थर्ड केस, अप्रूव हो गया, क्या हो गया? अप्रूव। तो यहां वो अप्रूव ही हो गया, तो अब मैं उसका ओनर नहीं रहा, तो अब कितना आएगा? 90 रुपीज। अब कितना आएगा? 90। यहां स्टॉक कितने का था? 100। अप्रूवल पर भेजा, इसी में से तो भेजा होगा, और रिजेक्ट होके वापस आ गया, तो मैं 100 का ही ओनर हूं। अप्रूवल पर भेजा और पेंडिंग अप्रूवल चल रहा है, तो वो वापस नहीं आया तो क्या है? ओनर तो उसका मैं ही हूं, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना चाहिए। अप्रूवल पर भेजा और वो अप्रूव हो गया, तो वो उसका ओनर बन गया, तो अब कितना होगा? 90। तो इन तीनों से मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर अप्रूव हो जाए तब क्या करना? माइनस, अदरवाइज कुछ नहीं करना। अप्रूवल पर भेजा, रिजेक्ट हो गया तो कुछ नहीं करना। अप्रूवल पर भेजा, पेंडिंग अप्रूवल चल रहा है तो कुछ नहीं करना। भेजा, रिजेक्ट हो गया तो क्यों कुछ नहीं करना। यहाँ 100 था, इसी में से तो गया था, वही वापस आ गया, तो 100 ही रहेगा। यहाँ 100 था, भेजा इसमें से, लेकिन उसके पास पड़ा है तो क्या है? ओनरशिप तो चेंज नहीं हुई है, तो मेरा ही, तो क्या है? 100 ही रखना है। और यहाँ उसने अप्रूव कर दिया तो उसका हो गया, तो मेरा कितना हो गया? 90।
तो अगर अप्रूवल पर भेजो तो कौन सा माइनस करना है, जो अल्टीमेटली क्या हो जाए, अप्रूव हो जाए। अब ये स्टॉक देखो, टोटल कितने का था, 1360 का। टोटल सेल्स कितने की थी, 1360 की। इसमें से कितना अप्रूवल पर भेजा था, 320। तो सही सही सेल्स कितने की है, अप्रूवल वाला कितना था, 320 का था अप्रूवल का। तो बैलेंस कितने का है, 10 लाख। ये क्या है, 1040 का मतलब क्या है, सही सही सेल्स। ये क्या है, सही सही सेल्स। और 320 क्या है, अप्रूवल। पक्का, बोलो। अब इस 320 का चेक करो कि क्या हुआ। इसकी तो कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, ये बिक गया। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न। रिटर्न होने से क्या होता है, कुछ नहीं करना। तो इसमें से हाफ का कुछ नहीं करना, ये तो रिटर्न हो गया। अब बचे हुए 160 को क्या मानोगे आप, अप्रूव्ड नहीं, पेंडिंग अप्रूवल। देखो मैं तुम्हें गुड्स भेजूं, मैंने तुम्हें 1 लाख का गुड्स भेजा। अब क्या हुआ, तुमने मुझे अभी तक क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, अप्रूवल के लिए गुड्स भेजा। क्या लिखा हुआ है, रिजेक्ट हो गया तब हो गया। क्या लिखा हुआ है, सेल हो गया तो अप्रूव हो गया। लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम हमेशा क्या मानेंगे, पेंडिंग अप्रूवल। तो ये 160 रिटर्न हो गया और ये 160 पेंडिंग अप्रूवल है। तो इन दोनों का ही कुछ नहीं करना। आपने खुद ने एग्री किया था कि रिटर्न हो जाए, रिजेक्ट हो जाए तो कुछ नहीं करना, पेंडिंग अप्रूवल है तो कुछ नहीं करना। सेल होता तो होता। तो इसके बारे में तो लिखा हुआ है रिजेक्ट हो गया, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा वो हमेशा क्या मानेंगे, पेंडिंग अप्रूवल। तो ना ये सेल हुआ ना ये सेल हुआ, एक्चुअल सेल्स इतनी है, बस इसकी कॉस्ट निकाल के क्या करनी पड़ेगी, माइनस। क्योंकि यहाँ का दिया हुआ है और यहाँ का निकालना है, तो इसकी कॉस्ट निकाल के क्या करनी पड़ेगी, माइनस। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 240 had been sold for 120। ये प्रॉफिट पे बेचे हैं, लॉस पे बेचे हैं, लॉस पे। तो ये तो कॉस्ट प्लस 25% पर नहीं बेचे। तो सेल भी कितने तरह की होगी, दो तरह की। एक कौन सी, प्रॉफिट वाली और एक लॉस वाली। तो पहले बताओ, टोटल सेल्स कितनी थी, 1360। इसमें से अप्रूवल वाला तो हटा दिया, तो कितनी रहेगी सही सही सेल, 1040। अब इसमें से लॉस वाली सेल कितने रुपए की है, 240 की या 120 की, 120 की। क्योंकि 240 तो कॉस्ट है, सेल के अंदर क्या जुड़ा होगा, सेल प्राइस। तो इस सेल के अंदर उसका सेल प्राइस कितना है, 1,20,000। ये इसका सेल प्राइस है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 240। और बची हुई सेल्स कितने की है, 9,20,000। उसकी कॉस्ट कितने की है, कॉस्ट प्लस 25% है, तो 7,36,000। उसकी कॉस्ट कितनी है, 736। पूरा सेल वाला एडजस्टमेंट देखो, टोटल सेल दे रखी थी ये, इसमें से अप्रूवल वाली ये थी, इसमें से कुछ भी नहीं बिका तो कुछ भी नहीं करना। तो एक्चुअल सेल हुई है, इसकी कॉस्ट माइनस करनी है। क्योंकि 23 जून के बाद जो भी सेल हो जाएगा उसकी कॉस्ट क्या करेंगे, माइनस। जो अप्रूवल पर भेजा था उसमें से कुछ भी नहीं बिका तो माइनस नहीं करना। जो असल में बिका वो ये है, 10,40,000। इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब इसमें से एक सेल 120 की है, ये 920 निकालने के लिए कितना माइनस करोगे, 1040 में से 120 माइनस करोगे, ना कि 240। तो एक सेल कितने की है, 120 की। तो दूसरी सेल कितने की है, 920 की। इसकी कॉस्ट कितनी है, 240। और इसकी कॉस्ट कितनी है, 736। तो इन दोनों को क्या कर दो, माइनस। 240 और 736 को। अब आप इन सारों को करोगे ना पूरा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत गड़बड़ है, 4464, इसको छोड़ देना, आंसर आपका 4464 आ जाएगा, ठीक है। वापस से बताओ, स्टार्टिंग में कितना था, 48। कंसाइनमेंट पर कितना भेजा, 240। ये हमारा ही है, कंसाइनी के पास पड़ा है, हमारे गोडाउन में है नहीं, वहां पर पड़ा है, तो इसको क्या कर दिया, ऐड। परचेज कर लिया 4 लाख का, 1 रुपए का भी नहीं आया तो भी ये स्टॉक हमारा है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, ऐड। इसमें से कुछ आ गया, कुछ बाद में आया, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे पूरा 4 लाख क्या करना है, ऐड। सेल्स करी 1360 की, इतना ही होता तो इसकी कॉस्ट निकाल के क्या कर देता, माइनस। लेकिन इसमें से 320 अप्रूवल की थी, उसमें से कोई भी नहीं बिका। आधा क्या हो गया, रिटर्न हो गया, और बचा हुआ आधा क्या है, पेंडिंग अप्रूवल मानेंगे। तो 1360 में से 320 का तो बिका ही नहीं। टोटल सेल कितने की थी, 1360, 320 का नहीं बिका। कैसे नहीं बिका, आधा रिटर्न हो गया वो नहीं बिका, आधा पेंडिंग अप्रूवल है वो नहीं बिका। तो एक्चुअल सेल्स कितने की है, 1040।
1040 में दो तरह की सेल है, एक 120 की और एक 920 की। 120 इस 1020 में से रिमेनिंग सेल, अच्छी सेल निकालने के लिए क्या करोगे, 120 माइनस करोगे, ना कि क्या माइनस करना 240। तो यहाँ 120 माइनस करोगे और 920 की कॉस्ट निकाल लोगे। अब वहां से मेन वर्किंग से क्या करोगे, ये दोनों कॉस्ट माइनस कर दोगे, ये दोनों कॉस्ट। 1040 में से रिमेनिंग सेल निकालने के लिए तो 120 माइनस करोगे, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करोगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस। पक्का? तो 240 और 736 क्या कर देना, माइनस। ये बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 13। एक्स हु वाज क्लोजिंग बुक्स ऑन दिस डेट फेल टू टेक एक्चुअल स्टॉक ऑन 9th अप्रैल। और उसने कब काउंट किया, तो अब बाद का देके पहले का पूछना है। और 9th अप्रैल को कितना था, 250। इट वाज फाउंड सेल्स आर एंटर्ड इन सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। सेल्स की एंट्री कब डालता है, जैसे डिस्पैच कर देता है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, उसकी एंट्री कब डालता है, जब गुड्स क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। परचेज की एंट्री कब डालता है, जब इनवॉइस आ जाते हैं। तो परचेज की एंट्री तो इनवॉइस के हिसाब से डालता है, और इनकी कैसे डालता है, जब गुड्स आते जाते हैं। इट वाज फाउंड सेल्स कितने की हुई, 17,200 की। सेल्स कितने की हुई, 17,200। और परचेज कितने की हुई, 1200, जिसमें से 500 अभी तक रिसीव नहीं हुआ। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च but goods received only on 4th April amounting to 1000. Ascertain the value of physical stock. Physical stock का मतलब क्या होता है, जो मेरे गोडाउन में था। देखो सुनना, फिजिकल स्टॉक जनरली नहीं पूछता है, लेकिन फिजिकल स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि मेरा कितना था, जो मेरे गोडाउन में था। मेरे पास ए आइटम पड़ी है, बी आइटम पड़ी है, सी आइटम पड़ी है, डी आइटम पड़ी है, ई आइटम पड़ी है। ई आइटम कस्टमर ने खरीद ली, लेकिन वो लेकर नहीं गया। तो मेरा अगर सिर्फ खाली स्टॉक पूछे तो क्या बताओगे, ए बी सी डी। लेकिन मतलब हमारे पास ओनरशिप कितने की थी, और अभी तक हर क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, ओनरशिप वाली। और फिजिकल स्टॉक पूछे तो क्या है, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई का मतलब मेरे गोडाउन में कितना पड़ा है। फिजिकल का मतलब हाउ मच इज लाइंग इन माई गोडाउन। और एक्चुअल स्टॉक पूछे या खाली स्टॉक पूछे तो क्या है, हाउ मच इज ओन्ड बाय अस। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ओनली। खाली स्टॉक पूछे तो ए बी सी डी, और फिजिकल पूछे तो ए बी सी डी ई। ये एफ क्या है, ई क्या है, सोल्ड। एफ क्या है, रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे मिला है, उसने बोला है कि आप बेच देना, हम आपको क्या देंगे, कमीशन। फिजिकल पूछेगा तो ए बी सी डी ई एफ। एक्चुअल मतलब खाली स्टॉक पूछेगा तो ए बी सी डी। ऑनरशिप तो मेरे पास किसकी है, ए बी सी डी की। ये डी यूनिट मैंने अप्रूवल पर भेज दी किसी और के पास, अप्रूवल पर भेज दी, अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। फिजिकल पूछेगा तो ए बी सी ई एफ, और एक्चुअल खाली स्टॉक पूछेगा तो ए बी सी डी। डी मेरा ही है, भले अप्रूवल पर गया हुआ है। पक्का? तो अभी तक क्या निकालना था, स्टॉक, मतलब हमारा कितना है। और इस बार क्या पूछा हुआ है, फिजिकल स्टॉक। तो फिजिकल स्टॉक कैसे निकालते हैं, 31 मार्च को मेरे गोडाउन में कितना था। अब बताओ सेल्स कितनी हुई, 17,200 की। तो ये इसके बाद चला गया, 17,200 का था, ये चला गया, और इस दिन मेरे गोडाउन में नहीं है, लेकिन यहां तो था। तो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। प्रॉफिट निकाल के क्या कर दिया, ऐड। कॉस्ट पे क्या कर दिया, ऐड। परचेज कितने की हुई, 1200। लेकिन मेरे पास अभी तक आया कितना है, 500 आया ही नहीं। तो अभी तक आया कितना हुआ है, 700। 500 तो आया ही नहीं, तो आया कितना है, 700। तो ये 700 बाद में आके जुड़ा है, इस दिन मेरे गोडाउन में नहीं था। तो क्या कर दो, लेस। 700 ही आगे जुड़ा है ना। अब तीसरे वाला ढंग से समझना, गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग मार्च बट रिसीव्ड। पहले तो बताओ परचेज है सेल है, परचेज। रिसीव्ड का मतलब परचेज। 1000 के मैंने कब खरीद लिए थे, मार्च में। और रिसीव कब हुए, यहाँ। क्या ये 31 मार्च को मेरे गोडाउन में थे, नहीं, मेरे गोडाउन में तो नहीं थे। हमसे पूछ रहे 31 मार्च को फिजिकल स्टॉक कितना था, ये तो बाद में आके जुड़े हैं। तो ये क्या होगा, लेस। लेकिन अगर क्या लिखा होता, फिजिकल वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या पूछा होता, स्टॉक। सिर्फ क्या पूछा होता, स्टॉक। तो
तब हम क्या निकालते हैं, मैं 31 मार्च को कितने का ओनर था, तो क्या मैं 31 मार्च को इसका ओनर था, यस, इनवॉइस पहले ही बन चुका है, मैंने खरीद लिया था। और क्या इस दिन जब काउंट किए तो उसमें जुड़े हुए हैं, यस, उसके बाद सही, लेकिन यहां तक जब काउंट कर रहा हूं तब तो आ ही गए, तो तब मैं कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर क्या पूछा होता एक्चुअल स्टॉक या खाली स्टॉक लिखा होता है तो मतलब एक्चुअल स्टॉक, हम अपनी बैलेंस शीट में क्या निकालते हैं, खाली स्टॉक या एक्चुअल स्टॉक। फिजिकल तो तभी करेंगे जब पूछेगा। तो 1000 रुपए का मैं 31 मार्च को ओनर बन गया था, यस। इस दिन जब मैं बेस स्टॉक इसको ले रहा हूं, इसके अंदर ही आ गया, यस, क्योंकि 4 अप्रैल को तो आ ही गया, तो ओनर बन गया था, होना भी चाहिए और है भी, तो कुछ नहीं करना। लेकिन इसने क्या पूछा है, फिजिकल पूछा है, तो क्या 31 मार्च को ये मेरे गोडाउन में था क्या, नहीं, क्योंकि ये बाद में आके जुड़ा है, तो इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, लेस। पक्का? अब इतना ही करेंगे, बाय बाय, लव यू सो मच।